रूही सिर्फ 5 महीने की थी जब उसे निमोनिया हुआ और उसके हाथ पैर नीले पड़ने लगे। जब जांच कराई तो पता चला रूही के छोटे से दिल में एक बड़ा सा छेद है। पैसे ना होने के कारण उसके माँ बाप उसकी सर्जरी नहीं करा पा रहे थे। तभी उन्हें पता चला सर्वोदय हॉस्पिटल की एक स्कीम नन्ही धड़कन के बारे में, जिसमें हॉस्पिटल फ्री हार्ट सर्जरीज कराता है। आज 2 साल बाद सर्जरी कराकर रूही से एक बहुत ही बढ़िया जीवन जी रही है। आपका बी द चेंज पॉडकास्ट भी इस मुहिम का हिस्सा बना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें रूही जैसे बच्चे जिनको फ्री हार्ट सर्जरीज रिक्वायर्ड है, उन्हें ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें। अगर आप इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और इस रील को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। इसके लिए जैसे हमें कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। एविएशन वॉचडॉग इन इंडिया इज डीजीसीए, थ्योरी पार्ट एक प्रैक्टिकल पार्ट। एक्चुअल में ये दोनों चीजें एक जगह पे होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू लैक ऑफ पीपल, ये ऐसे नहीं हो पाता। एग्जाम दे दिया। हाँ जी। एग्जाम में बच्चे कितने अपेयर करते हैं और कितना उसका परसेंटेज? तो एग्जाम्स में पास करने का क्राइटेरिया, एक बच्चे ने ट्रेनिंग करी आपके यहाँ पर और ही क्लियर द एग्जाम। हाँ जी। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ ही कैन टेक द फ्लाइंग लेसन्स के लिए? फ्लाइंग लेसन्स के लिए 2 चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कैप्टन साहब ये आ जाता है कि इंडिया के फ्लाइंग स्कूल्स का स्टैंडर्ड क्या है। ऑलमोस्ट 20 साल के बाद भी वो स्टैंडर्ड आज भी इंडिया में नहीं है। इंडियन ट्रेनिंग की एक तो टाइम कितना लगता है? इंडिया में आप किसी भी स्कूल में अगर ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, लाख से लेके रुपए तक का आपका टोटल खर्चा आएगा। जब हम ये कोर्स लेते हैं, ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है और इसमें फ्लाइंग आवर्स कुछ कराए जाते हैं बच्चों को? एक अबव एवरेज स्टूडेंट के लिए दिस पैकेज इज गुड। एक पायलट का डेली रूटीन क्या रहता है और कितने फ्लाइंग आवर्स होते हैं और आपको सच में कितना रेस्ट मिलता है? सर देखिए, अभी आपने देखा इंडिगो वाली सिचुएशन हुई है, तो जनरली जो वर्किंग आवर्स रहते हैं, दोस्तों अक्सर हम मूवीज में देखते हैं कि एक पायलट जहाज उड़ा रहा है और बादलों से पार सपनों की दुनिया में एक जहाज चल रहा है, कॉकपिट का व्यू और इंटरनेशनल ट्रेवल। लेकिन सपनों की इस उड़ान के परे दुनिया कुछ और है। एक पायलट के जीवन में सबसे बड़ा कोई रोल अदा करता है, वो है डिसिप्लिन, कमिटमेंट और मेंटल स्ट्रेंथ। दोस्तों बहुत से बच्चे, मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मैं भी बचपन में चाहता था कि मैं कोई वर्दी पहनूं। तो बच्चों का सपना होता है कि हम एक कैप्टन की, एक पायलट की वर्दी पहने। लेकिन हमारे ज़माने में बहुत सारी ऑप्शंस नहीं थी। आज इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है, एविएशन सेक्टर भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी पिछले 10 साल में खुले हैं और आने वाले 10-15 साल में भी इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स खुलेंगे, बहुत सारे जहाज उड़ेंगे और हमें चाहिए बहुत ज़्यादा पायलट्स। बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है पायलट का कमर्शियल लाइसेंस लेना। आज हम जानेंगे एक ऑनेस्ट और ट्रू गाइड पायलट बनने के बारे में, और इसके लिए हमने जो चेंज मेकर को चुना है वो स्वयं 18 सालों से एक कमर्शियल पायलट हैं। अपनी ऊंची उड़ान के साथ साथ लोगों को, आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करते हैं और गाइड करते हैं कि कैसे पायलट बना जा सकता है। बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही साधारण स्टाइल में बच्चों को समझा रहे हैं कि इस आने वाली फ्यूचर में आप कैसे फिट हो सकते हैं और आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। आइए वेलकम करते हैं आज के हमारे चेंज मेकर कैप्टन नितिश अरोड़ा। सर वेलकम टू द बी द चेंज। कैप्टन नितिश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर हमने देखा कि इंडिगो की वजह से क्राइसिस हुआ एंड आई गेस द होल कंट्री केम टू अ हॉल्ट। आज एविएशन सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है, जैसे किसी टाइम पे रेलवेज होता था, आज एविएशन सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है। हमारे एविएशन मिनिस्टर ने ये बोला कि हमें अगले 3-4 साल में 30,000 पायलट्स चाहिए। जैसे ही मैंने वो खबर सुनी
तो मैं सबसे पहले ये सोचा कि जो कैप्टन हमें बता सके कि हमारे बच्चों के लिए तो इतना बड़ा वॉइड क्रिएटेड है, मतलब इतनी बड़ी करियर ऑप्शन है। हाँ जी। तो इस करियर ऑप्शन को बच्चे, इतनी हमारे देश में आबादी है और बच्चों के लिए करियर की ऑप्शन अगर निकले, मैं जानना चाहता हूँ आप मुझे स्क्रैच से हमारी ऑडियंस को बताएं कि कोई बच्चा लेट्स से 11th या 12th में पढ़ रहा है, लाइक माय डॉटर इज इन 11th, ओके। शी वांट्स टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। उसके लिए एज अ लेमैन उसे कुछ आइडिया नहीं है, उसके लिए एक कैप्टन जिनका 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो क्या गाइडेंस दे सकते हैं? मैं उससे पहले स्टार्ट करने से पहले ना आपसे एक दो सवाल करूंगा। जी। हिंदुस्तान में आपके अकॉर्डिंगली इस टाइम पे कितने पायलट होंगे? या चलो इसको रीफ्रेज करता हूं, इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक कितने पायलट्स बनाए होंगे? 1929 से एविएशन इंडिया में आया। जी। 1929 में फर्स्ट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। जी। आज हम बैठे 2025 में, 96 ईयर्स हो गए। 96 सालों में कितने लाइसेंस अकॉर्डिंग टू यू विल शुड हैव बीन इशूड? हमारे पास लाखों इंजीनियर हैं, लाखों डॉक्टर्स हैं, और तो अकॉर्डिंग टू यू कितने लाइसेंस नंबर इशू होंगे 100 साल में? हाँ 100 साल में 100 साल में तो सर इंजीनियर्स निकले होंगे कई लाख, तो उस हिसाब से 150 करोड़ की आबादी है हमारी। 150 करोड़ की आबादी है तो 20-30 हजार, 1 लाख तो बन 1 लाख फिगर बोलिए सर। अगर मैं अभी 2 महीने पहले की बात करूं, अगस्त सितंबर की बात करूं, तो हमारे एक स्टूडेंट का लाइसेंस नंबर इशू हुआ है 23,680। 100 साल में 1929 से लेके अभी तक 23,680 के आसपास उसका लाइसेंस नंबर है। इसके मतलब इतने के आसपास ही है, 680 है कि क्या है, 23,600 फिगर मेरे को याद है, 23,600 के आसपास इशू हुआ है। पिछले साल दिसंबर में हमारे एक स्टूडेंट का लाइसेंस नंबर था 22,992। ये 24 दिसंबर के आसपास इसका इशू हुआ था, 22,992, और 23,600 लाइसेंस नंबर है। मेरा लाइसेंस नंबर 8,000 कुछ है। मतलब रफली जो मैं आपका फिगर से अनुमान लगा पा रहा हूँ, तो हम 800 से 900 पायलट्स को लाइसेंस दे रहे हैं सिर्फ साल का। सर ये तो अब हुई फिगर, अभी थोड़ा सा हाँ, वो 1,000 से पीछे ऊपर गई है। चलो। पहले तो 200 पायलट थे। पिछले कुछ सालों में कोविड के दौरान जब मैं बात करूं, कोविड से पहले 600 650 पायलट, उसके बाद 800 850, अभी पिछले साल में कुछ 1,400 पायलट बनाए हमने। इस साल की फिगर अभी आई नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मेरा ये कहना है कि पिछले 100 साल में हमने जितने पायलट्स बनाए हैं उतने अगले हमें 7 से 10 साल में चाहिए। तो सर ये अपने आप में तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, बहुत क्योंकि बड़ा अगर 800-900 पायलट्स के लाइसेंस दे रहे हैं हम, तो ऐसे भी तो होंगे जो रिटायरमेंट पे जा रहे होंगे। बिल्कुल सर, रिटायरमेंट वाले कम है, लेकिन हाँ फिर भी है। सर कितने सारे आप सोचो सर, जो मैं 23,000 बोल रहा हूँ, 23,000 तब से इनमें से कितने डिसीज हो गए, कितने रिटायर हो गए, कितने मेडिकली अनफिट हो गए, कितने अब्रॉड शिफ्ट हो गए, वो सब भी इसी में काउंट होते हैं। तो एक्टिव नंबर ऑफ पायलट्स 10 से 11,000 ही होंगे जो हु आर करंटली वर्किंग एयरलाइन में। एक्टिव नंबर ऑफ पायलट्स इतने ही होंगे। तो 10,000 पायलट, तो इसका मतलब तो हमारे पास अभी 5x 10x ग्रोथ के भी चांस है। बिल्कुल सर, इंडिया में जिस हिसाब से एविएशन बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एविएशन ये एशिया में बढ़ रहा है, और उसमें भी एशिया में भी अगर देखा जाए तो इंडिया में बढ़ रहा है सबसे ज्यादा। हमारी गवर्नमेंट जो है, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, जो इतने सारे एयरपोर्ट्स बना रही है, इतनी सारी फैसिलिटीज लेके आ रही है, तो वो इसी के चक्कर में, क्योंकि आज भी इंडिया के 5% से कम जो है पॉपुलेशन है वो एयर ट्रैवल करती है। अभी तो उसमें ही बहुत बड़ा गैप है। एग्जैक्टली। इज इट 95% पॉपुलेशन को तो इनएक्सेसिबल है। एग्जैक्टली। अभी भी एयर ट्रैवल में अभी भी कई बार जाते हैं हम लोग, डोमेस्टिक फ्लाई करते हैं, तो बहुत से ऐसे परिवार देखते हैं हम जो ऐसा लगता है कि आज पहली बार, एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, मतलब 55-60 साल की उम्र। एवरी डे देयर आर thousands of people जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं एवरी डे। तो सर अपने आप में ये क्रांति है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। और मैं चाहता हूं कि इसका मैक्सिमम यूज हमारी आने वाली जनरेशन उठाए। बिल्कुल यही मेरा जो मोटिव है बी द चेंज को स्टार्ट करने का, कि हम आप जैसे चेंज मेकर्स से अपनी ऑडियंस को मिलवाएं, और आपसे इंस्पिरेशन, आपसे गाइडेंस लेके, अगर मान लीजिए मेरे आज के एपिसोड को, हमारी कन्वर्सेशन को देखकर हमारे 5-7-10 बच्चे भी एक करियर ऑप्ट कर पाए, तो आपके और मेरे टाइम का आज वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। I'll try to guide
फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि जो मेरे से पॉसिबल होगी, जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है, जो कि हम बाकी सबको गाइडेंस, मैं चिल्ला चिल्ला के कई लोगों को बताता हूँ कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे कई लोग होते हैं, मार्केटिंग गिमिक्स, लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर इन द मार्केट जो गलत गाइडेंस भी देते हैं अपने फायदे के लिए। जी तो मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि भैया ये मत करो, इससे तुम्हें नुकसान होगा, बट कुछ कर नहीं सकते उसका। सर, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे जी। पहले एक 11th-12th का बच्चा है, हाँ जी सर, वो पायलट बनना चाहता है, वो सपना देखता है। जरूर सर। आजकल हम लोग इवन हम देख रहे हैं कि लेडी पायलट्स भी हैं, हाँ जी, बिल्कुल सर, और मूवीज भी हमने देखी तो बच्चों को शौक आता है। बिल्कुल और बिल्कुल। वर्दी का आप देखिए, एक हर कहीं पर भी ऑरा बच्चों को अलग रहता है, क्रेज रहता है। बिल्कुल सर। आप ये बताइए कि 11th-12th का बच्चा है, वो हाँ जी। स्टार्ट कर रहा है आज, मैं आपको सपना एक देखा उसने। बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूँ जो हम सारे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। आपको पायलट बनने के लिए 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया आज है, हो सकता है 1 साल के बाद यही क्राइटेरिया खत्म हो जाए, क्योंकि मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया है कि पूरे वर्ल्ड में फिजिक्स एंड मैथ्स का क्राइटेरिया हर जगह पे नहीं है, जी। तो हम इसको थोड़ा सा रिमूव करें। नॉर्मल 12th कॉमर्स भी किया हुआ है जिसने, उसको भी इसमें लेके आए, या ह्यूमैनिटीज वालों को भी लेके आए। तो आज की जनरेशन में, जब आज हम अभी 2025 में बैठे हैं, तो फिजिक्स एंड मैथ्स 12th पास चाहिए। अगर फिजिक्स एंड मैथ्स 12th पास में नहीं है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आप NIOS के थ्रू या किसी और बोर्ड के थ्रू, ओपन बोर्ड के थ्रू आप फिजिक्स एंड मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो और इसमें आ सकते हो। दूसरी चीज, जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है, जी। अगर आपके डिप्लोमा में फिजिक्स एंड मैथ्स फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में था, तो भी आप एलिजिबल हो पायलट बनने के लिए। ओके। ये हो गया बेसिक क्राइटेरिया। फिर उसके बाद आता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने कुछ मेडिकल डॉक्टर्स को असाइन कर रखा है, जिसको आपको, जो आपको मेडिकली टेस्ट करेंगे हर चीज में, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब चेक होता है। आपको मेडिकली फिट करा दिया जाएगा, आपके हीमोग्लोबिन चेक होगा, आंखें चेक होगी, कान चेक होंगे, नाक चेक होगा, गला चेक होगा, अल्ट्रासाउंड होगी, आपके बॉडी पार्ट्स से सही से वर्क करते हैं कि नहीं, वो कहीं पे रिफ्लेक्सेस कैसी हैं? सब कुछ चेक होता है। तो आपकी पूरे बॉडी चेकअप होगा, देन आपको मेडिकल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 तरह के मेडिकल होते हैं, एक क्लास 2 मेडिकल, जो कि हिंदुस्तान में तकरीबन 100-150 डॉक्टर कर सकते हैं, लिस्ट हर साल उनकी जनरेट होती है। फिर उसके बाद होता है क्लास 1 मेडिकल। क्लास 1 मेडिकल इज रिस्ट्रिक्टेड। पहले तो मेजरली सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर सकती थी उसको, अभी कुछ उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स भी बीच में लेके आए हैं। मैक्स हॉस्पिटल हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, एंड 1-2 प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनको बीच में इन्वॉल्व किया गया है कि उनका स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है, और उनको उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है कि, क्योंकि पहले वेटिंग थी सर, क्लास 1 मेडिकल की वेटिंग 1 साल की थी, टू जिस टाइम स्पीड पे अप द प्रोसेस। टू स्पीड अप द प्रोसेस। प्लस क्लास 2 और क्लास 1, लोग पूछते हैं कि 2 मेडिकल क्यों, कि क्लास 2 बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अगर उनमें से कोई आपका रिश्तेदार हुआ, तो क्लास 1 में इंडियन एयरफोर्स के पास जाना है, तो वहां पे आप रिश्तेदारी नहीं निकाल सकते हो, निकाल भी लोगे तो डॉक्टर्स कीप ऑन चेंजिंग। सो दैट्स व्हाई, टू मेक द थिंग्स मोर स्ट्रिक्टर, कि अगर एक हायर अथॉरिटी होनी चाहिए ना, तो वो हायर अथॉरिटी है। जो मेडिकल इशू है वो आपको DMS से ही होगा, डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज, वहीं से होगा, जो कि एयरफोर्स के हाथ में है, एंड विच इज वेरी गुड। इसके लिए जैसे हमें कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जैसे DGCA क्या है, हाँ जी। DGCA पे रजिस्टर करना पड़ता है बच्चों को। सो DGCA इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, बेसिकली करता धरता है पायलटों के। एविएशन से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आते हैं। एविएशन से रिलेटेड, प्लेन से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड जो भी काम है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, वो सब DGCA के अंडर आता है। डायरेक्टरेट जनरल है, जैसे पुलिस में होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस होता है, DG शिपिंग होता है, वैसे DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि हमारे लाइसेंसिंग के ऊपर, हमारे रिन्यूअल्स के ऊपर, जो कहते हैं ना वॉच डॉग होता है, वो है। एविएशन वॉच डॉग इन इंडिया इज DGCA, कंट्रोलिंग बॉडी है। कंट्रोलिंग बॉडी। तो DGCA के थ्रू ही सारा प्रोसेस होता है। DGCA आपको सिलेबस देता है कि आपको ये करना है। मेडिकल के जैसे डॉक्टर्स हो गए, तो डॉक्टर्स की लिस्ट DGCA निकालेगा, DGCA आपको बताएगा, पेपर DGCA आपका लेगा। तो मेडिकल हो गया हमारा। मेडिकल होने के बाद जो ग्राउंड सब्जेक्ट्स है, सो ट्रेनिंग 2 हिस्सों में चलती है, एक थ्योरी पार्ट, एक प्रैक्टिकल पार्ट। एक्चुअल में ये दोनों चीजें एक जगह पे होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू लैक ऑफ पीपल, ये ऐसे नहीं हो पाता मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो थ्योरी लेक्चर्स जैसे हमारी क्लासेस है, हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू द DGCA सिलेबस। तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाते थे, नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशंस, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक, रेडियो टेलीफोनी।
तो नेविगेशन इज जैसे रास्ते ढूंढने, हम्म। स्पीड डिस्टेंस कैलकुलेशंस, फ्यूल की कैलकुलेशंस, वो सब। मेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वेदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपकी बॉडी कैसे परफॉर्म करती है, ह्यूमन परफॉर्मेंस आती है उसमें, ऑक्सीजन का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, ग्रेविटी का, जी बिल्कुल फोर्स का जी भी। फोर्स का क्या, सारी चीजें, प्रेशर कैसे वेरी करता है, वो सारी चीजें, प्लस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एयर, पूरे वर्ल्ड के क्या रूल्स हैं और वो इंडिया अलग के है। क्या रूल है, वो सब। देन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, प्लेन कैसे उड़ता है, प्लेन का फ्यूल सिस्टम कैसे काम करता है, इंजन कैसे काम करते हैं, ये सारी टेक्निकल चीजें आ गई। देन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो पर्टिकुलर प्लेन आप उड़ा रहे हो उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, विंग स्पैन कितना है, कितना फ्यूल आता है, कितने टायर्स हैं, टायर प्रेशर, हर चीज। जैसे अब हमने मेडिकल करा लिया, सबसे पहले प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? डीजीसीए की साइट पर रजिस्टर करना पड़ता है? डीजीसीए की साइट पे रजिस्टर करना पड़ता है, ईजीसीए करके पोर्टल है, वहां पे रजिस्टर करना पड़ता है। एंड देन आप सबसे पहले 12th की मार्कशीट, पहले 12th करनी है आप। मैं बोलता हूँ मेडिकल आप 12th में जब हो आप तब करवाओ, तब करवा लो। क्योंकि अगर कुछ आपके मेडिकल में कुछ इशू आता है तो आपके पास टाइम है या फील्ड चेंज करने का या उस चीज को ठीक करने का, तो वो करवा ले। उसके बाद 12th पास करो, 12th पास करने के बाद आप यू स्टार्ट विद द ग्राउंड क्लासेस, सब्जेक्ट्स, थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो वो कहाँ होते हैं जी? वो सर बहुत वेरियस जगह हैं, सारे प्राइवेट अच्छा, इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट की क्लासेस इंस्टीट्यूशन, ले सकते हाँ हैं? जी। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हम 3 जगह पे प्रेजेंट है अभी, ठीक है। ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, मुंबई में है, सूरत में है, दिल्ली में है, अभी वी आर प्लानिंग 5 मोर न्यू ब्रांचेस। तो वहां पे आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं एंड देन यू ऑप्ट फॉर द फ्लाइट ट्रेनिंग, या इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया। हाँ जी। तो फ्लाइट ट्रेनिंग का मतलब यू गाइस एक्ट एज अ नोडल सेंटर्स फॉर क्लासेस? यू कैन से दैट। मतलब आप लोग ऑथराइज सेंटर्स हैं, यू सर कैन गिव ट्रेनिंग? डीजीसीए किसी सेंटर को ऑथराइज नहीं करता, हम जो ट्रेनिंग करवाते हैं हम डीजीसीए के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कराते हैं, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए पायलट चाहिए आपको। और अगर जैसे अगर मैं फ्लाइंग स्कूल्स की बात करूं, इंडिया के जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर इन विलेजेस, तो कोई भी पायलट गांव में जाके पढ़ाने को तैयार नहीं है। दैट इज द मेन इशू, दैट्स वेयर वी कम इनटू द पिक्चर। ये ट्रेनिंग पार्ट कितने टाइम का सर रहता है? तकरीबन 4 से 5 महीने के करीब का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। उसके बाद बच्चों को सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आज की जनरेशन को चाहिए टाइम, तो वो है। प्लस इस एग्जाम को अपेयर करने के लिए यू नीड अ कंप्यूटर नंबर, और उस कंप्यूटर नंबर के लिए यू नीड 10th एंड 12th का मार्कशीट प्लस बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको बोर्ड से मिलता है। अभी तो गवर्नमेंट और आसान कर रही है, सब कुछ डिजी लॉकर से लिंक कर रही है, तो ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। तो दैट इज द थिंग। तो ये एग्जाम में अपेयर करने के लिए यू रिक्वायर कंप्यूटर नंबर, कंप्यूटर नंबर के लिए यू रिक्वायर 12th का मार्कशीट। आप ट्रेनिंग, आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो 12th के बाद, लेकिन पेपर तब तक नहीं दे सकते जब तक जब तक ये सारी चीजें अपलोड ना 12th की पासिंग मार्कशीट नहीं आ जाती। ये है, मतलब इस प्रोसेस में भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग के जितना हो सकता है कि प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाए। कम हो जाए, क्योंकि उसी अगर के लिए डिजी लिंक हो गया तो डिजी लॉकर लिंक कर दिया है, उसके लिए ही गवर्नमेंट टाइम को कम कर रही है। अब जैसे एग्जाम दे दिया, हाँ जी एग्जाम में बच्चे कितने अपेयर करते हैं और कितना उसका परसेंटेज है? सर, कोई एज सच फिगर नहीं है। एग्जाम में कई बार 3000 बच्चा भी अपेयर कर जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जाम्स होते हैं, कई बार 1000 बच्चा भी होता है, कई बार 2000 भी होता है। तो एग्जाम्स में पास करने का क्राइटेरिया है 70%। आपको हर पेपर में 70% मार्क्स चाहिए। लाने हैं। 69 इज फेल, 70 इज पास। ओके, मान लीजिए एक बच्चे ने ट्रेनिंग करी आपके यहाँ पर और ही अपेयर्स फॉर द एग्जाम, हाँ जी he clears the exam. हाँ जी। Now what is the process, how he can take the lessons? Flying how lessons. flying lessons के लिए? फ्लाइंग लेसन्स के लिए 2 चीजें हैं, या तो वो इंडिया के किसी फ्लाइट स्कूल पे एडमिशन लेगा, या फिर अब्रॉड में किसी में फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन अब लेगा। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कैप्टन साहब ये आ जाता है कि इंडिया के फ्लाइंग स्कूल्स का स्टैंडर्ड क्या है और इंटरनेशनल क्या है। जैसे मैंने कुछ बच्चों से सुना, अभी हमारी कज़न है, उनकी बिटिया ने किया है, कैलिफोर्निया में शायद ज़्यादा है, तो उनसे कुछ फीडबैक्स मिले, तो मैं आपसे जानना चाहता वो हूँ। फीडबैक अच्छे थे कि बुरे थे? फीडबैक ये था कि वहाँ पर जो इंडिविजुअल आपको होल्ड मिलता है, हाँ जी वो यहाँ पर, जैसे मैंने ये सुना कि यहाँ पर एक बार जा रहे हैं तो 3-4 स्टूडेंट्स जा रहे हैं एक फ्लाइंग सेशन में इंडिया में। इंडिया में, और वहाँ उन्होंने बता रही थी कि हम जैसे सिंगल 2-5 दिन में ही, तो वो जो रियल एक्सपीरियंस है वो। ये सर, ये मैं आपसे बहुत एग्री करूंगा इस मामले में। अगर मैं बात करूं, मैंने आज ट्रेनिंग 18-19 साल पहले ट्रेनिंग करी थी, अमेरिका से ट्रेनिंग करी थी। मैंने जो ट्रेनिंग करी थी वो स्टैंडर्ड आज भी इंडिया के किसी फ्लाइंग स्कूल में मेरे को नज़र नहीं आता। मैंने इंडिया के कम से कम 10-12 फ्लाइंग स्कूल्स तो विजिट किए होंगे,
लेकिन वो स्टैंडर्ड आज भी इंडिया में नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल के बाद भी वो स्टैंडर्ड आज भी इंडिया में नहीं है। हालांकि इंडिया में तरक्की बहुत हुई है, ऐसे फ्लाइंग स्कूल्स आ रहे हैं अभी फ्यूचर में इंडिया में जो शायद इंडियन एविएशन का भविष्य बदलेंगे, बट स्टिल अभी वो आ रहे हैं, अभी उसमें टाइम है। तो बहुत एक दो मैं भी जानता हूँ, मेरे बहुत खास हैं जो लेके आ रहे हैं इस चीज़ को, एंड आई एम श्योर कि वो जिस लेवल का सोच रहे हैं दैट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट इन इंडियन एविएशन, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। अब अगर जैसे हाँ इसमें जी, कॉस्ट का अगर बात करते हैं, हाँ जी, कॉस्ट अगर इंडियन ट्रेनिंग की, एक तो टाइम कितना लगता है, और अगर आप बाहर जाते हैं, हाँ जी, बाहर का भी मैं सुनता हूँ कि कहीं पर 50 लाख का बताते हैं, कहीं पर मतलब मैं आपकी रील्स पे स्क्रॉल कर रहा हाँ था जी, तो काफ़ी क्लैरिटी मिल रही थी, बहुत ज़रूर। लोगों को मैं सुनता रहा क्योंकि मैं अपनी डॉटर के लिए सोच रहा था। तो मैंने जब स्क्रॉल किया तो बहुत सारी, मतलब कोई तो 40 lakhs बता रहा है और कोई 1 करोड़ प्लस बता रहा है। बिल्कुल सही चीज बोल रहे आपने सर। देखो मैं एक इसको सिंपल ही मैंने ना डिवाइड किया हुआ है। मैं जनरली ना पेन पेपर पकड़ लेता हूँ, वैसे यहाँ पे हम पेन पेपर नहीं पकड़ सकते, बट आई विल एक्सप्लेन यू। सो इंडिया में आप किसी भी स्कूल में अगर ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, 65 लाख से लेके 80 लाख रुपए तक का आपका टोटल खर्चा आएगा। ये आज का सिनेरियो, मुझे नहीं पता 6 महीने बाद क्या होने वाला है। 65 लाख से लेके 80 लाख तक का, ये जब मैं ये खर्चा बताता हूँ ना, सो देर आर टू फिगर्स विच अ पेरेंट्स वांट्स टू लिसन। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो पेरेंट्स भी आते हैं, तो वो दो तरह की फिगर है। एक जो फिगर आप सुनना चाहते हो और एक फिगर जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये फिगर बता सकता हूँ, जैसे आपने बोला 40 लाख, अगर मैं आपको 40 बोलूंगा ना और दूसरा बंदा 60 बोलेगा, आपको 40 वाली अच्छी 40 वाला लगेगी। समझ आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 40 में कुछ होगा नहीं, ये प्रॉब्लम है। इंडिया के एक दो स्कूल होंगे जो 50 लाख के अंदर ट्रेनिंग करवा रहे होंगे, कुछ स्कूल्स हैं, चंद स्कूल, लेकिन सिर्फ 50 लाख रुपए पे कहानी नहीं रुकती है। तो सर जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में फ्लाइंग स्कूल की कॉस्ट है 60 लाख, 65 लाख से लेके 80 लाख। जब मैं ये बताता हूँ ना फ्लाइंग स्कूल की कॉस्ट, इट इज नॉट जस्ट फ्लाइंग स्कूल का कॉस्ट। आप बच्चे को यहाँ से छोड़ने भी तो जाओगे ना स्कूल में, उसका भी कॉस्ट आएगा। बच्चा लेट्स से अगर मैं अब्रॉड की बात करता हूँ तो अब्रॉड में, अच्छा पहले मैं इंडिया वाली कंप्लीट कर लेता हूँ कि 65 to 80 लाख का मतलब, जैसे डिफरेंट स्कूल्स है, सीबीएसई स्कूल्स है, आईसीएसई स्कूल्स है। आपको जो मार्कशीट है वो सीबीएसई देता है या आईसीएसई देता है या कोई स्टेट बोर्ड देता है? फीस जो है वो स्कूल लेता है, हर स्कूल की अपनी हिसाब से फीस है। कोई एज एक्स वाई पर जेड स्कूल है, एज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो या कोई फैकल्टी कह लो या फैकल्टी कह जैसा लो, ब्रांड हर नेम हो गया। ब्रांड नेम के हिसाब से। जैसे एक शर्ट 2,000 की भी आती है, 20,000 की भी आती है, 2 लाख की भी आती है, जी। तो उनके अपने प्राइसिंग है शर्ट ही। सो सिमिलरली दैट वे इट वर्क्स। अगर मैं बात करूं अब्रॉड की, अब्रॉड में मेजॉरिटी जो कंट्रीज हैं आज की डेट में जहां पे ट्रेनिंग होती है, यूएस है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, फिलीपींस है। ओके। ये कंट्रीज जो है ना, ये आज की डेट में यूएस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू ट्रेनिंग। ठीक है। फिलीपींस जब मैं नाम लेता हूँ ना, आज की डेट में बड़े लोग सोचते हैं ब्लैक लिस्टेड है। आज से 20 साल पहले सबसे ज्यादा पायलट्स ही फिलीपींस में बनते थे। यूएस में भी पीछे थोड़ा वीजास के कारण इशू था, इसलिए ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड जाना शुरू हो गए। तो ये मेजरली ये कंट्रीज हैं जहाँ पे आज की डेट में इंडियन स्टूडेंट्स पायलट बनने जाते हैं। कैप्टन साहब, जब हम ये कोर्स लेते हैं, हाँ जी, ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है, और इसमें फ्लाइंग आवर्स कुछ कराए जाते हैं हाँ बच्चों जी। को? सो 200 फ्लाइंग आवर्स इज द बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट। 200 घंटे की फ्लाइट ट्रेनिंग करनी है टू अप्लाई फॉर कमर्शियल तो लाइसेंस। टू गेट कमर्शियल ओके। लाइसेंस। ठीक है। अमेरिका की बात करता हूँ। अमेरिका में आज की डेट में ये कॉस्टिंग आपको 70 लाख से लेके, वैसे तो लिमिट कोई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे अकॉर्डिंगली कोई बच्चा जाए तो 70 लाख से लेके 80-82 लाख रुपए में ट्रेनिंग खत्म कर लेगा। सिर्फ ट्रेनिंग पार्ट? नहीं, सब कुछ मिला के। व्हेन आई से, अच्छा अगर मैं ट्रेनिंग पार्ट की बात करूं तो वो मैं 60 से शुरू हो जाऊंगा। ओके। तो इट्स नॉट मतलब जस्ट ट्रेनिंग, कंप्लीट पैकेज इट्स कंप्लीट पैकेज। 80 कंप्लीट to 85 पैकेज लाख। एक अबव एवरेज स्टूडेंट के लिए दिस पैकेज इज गुड। 70 to 80-85 लाख के अंदर सब कुछ, रहना, खाना, पीना, आना जाना, घूमना फिरना, सब मिला के ये कॉस्ट आएगी। इफ आई टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड विल कॉस्ट यू मोर देन 85 लाख। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ये है कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है तो आप कुछ अपने खर्चे निकाल सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 80-85 लाख का खर्चा आएगा। तकरीबन 18 से 24 महीने का टाइम जाएगा। अमेरिका में दैट डिपेंड्स, 8-10 महीने से लेके 18-20 महीने भी लग सकते हैं,
डिपेंडिंग अपॉन स्कूल एंड डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट स्टूडेंट कैसा रिस्पॉन्ड कर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। साउथ अफ्रीका की बात करूं, आज की डेट में चीपर ऑप्शन है एज कंपेयर टू देम, 55 to 60 lakhs ऑल इंक्लूसिव, रहना खाना पीना आना जाना सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 14 से 16 महीने का टाइम जाएगा। फिलीपींस की बात करूं, सेम खर्चा 55 to 60 lakhs के करीब, अप्रोक्सीमेटली 10 महीने से लेके 12 महीने के बीच में आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा टाइम भी ले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कम टाइम भी लेते हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। अगर एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है तो स्कूल भी उसका साथ देता है ट्रेनिंग खत्म करने में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फॉरेन गए हैं, मस्ती आ गई, अब आजादी मिली है, पैसे आ गए जेब में, तो वो सब चीजें रहती है, वो फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। इंडिया के फ्लाइंग स्कूल्स में भी ऐसा होता है, डिलेज भी होते हैं। इंडिया के फ्लाइंग स्कूल में लगभग अगर मैं ना कहूँ तो 18 महीने तो मिनिमम टाइम मान के चलो, स्कूल ही बोलता है 18 महीने, फिर कईयों के 3-3 साल भी लग जाते हैं, कईयों के 4 साल भी लग जाते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट जिनके 4-4 साल हो गए स्कूल में पढ़े हैं। मतलब वो एडमिशन ले लिया लेकिन उतना interest एडमिशन ले नहीं। लिया लेकिन वो नहीं वो है। तो मेरे ख्याल से कैप्टन साहब सभी फील्ड्स में है। आप देखिए इंजीनियरिंग में भी बहुत नहीं, लोगों वो की तो रीस स्कूल में भी लगती जा है। रहे हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्यू थिंग्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ अच्छा ये भी कि प्रॉब्लम है। कई जगह पे फ्यूल नहीं पहुंचा, गांव में है दूर कहीं स्कूल, फ्यूल पहुंचने में 8-10 दिन लग गए, स्कूल के पास फ्यूल रिजर्व खत्म हो गया, बच्चा वेटिंग में। बच्चा वेटिंग में। प्लेन है, 4 प्लेन है, 2 खराब हो गए, उनका पार्ट आना है अमेरिका से, पार्ट आने में डिले हो गया। मुझे जो आपसे बात करके समझ आ रहा है कि हमारे पास 4 या 5 ऑप्शंस हैं। हाँ जी। एक तो डोमेस्टिक ऑप्शन होगी, हाँ जी। जो लगभग 60-70 लाख रुपए कॉस्ट करती है। हाँ जी। और एक हमारे पास शुरू से ये है कि कैलिफोर्निया साइड पे देखा गया है कि कैलिफोर्निया US है, में, फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा यूएस है, में, ये यूएस सारी में। ऑप्शंस हाँ होती जी। है। उसका अभी तक जो मुझे आपसे बात करने से पहले ये था कि इट वुड कॉस्ट 1+, नहीं सर, क्योंकि सर हाँ, अगर मैं रोज पार्टी करने जाऊंगा, रोज वो तो सर वो तो मेरे को वहां पे मस्टैंग चाहिए तो 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी 10 कम है। करोड़ भी कम है। अब और एक आपने ऑप्शन बताया न्यूजीलैंड, हाँ जी। एक ऑप्शन बताया साउथ अफ्रीका एंड फिलीपींस। हाँ जी। अब चारों पांचों ऑप्शन में अगर कैप्टन नीतीश अरोड़ा, मान लीजिए लेट से आप किसी बच्चे को गाइड करते हैं, हाँ जी। मेरी डॉटर को आप गाइड करना चाहते हैं, तो हाँ जी। आपका पिक क्या सर होगा? मैं तो बोलूँ, मैं वहां आपको भेजूंगा जहां मेरी चलती है। देखो, आप यूएस में बोलोगे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका फ्लाइट स्कूल है, वहां चलती है मेरी। अब मतलब रिगार्डलेस ऑफ द रिव्यूज, मुझे पता है पायलट कैसे बनाना है, कैसे बनना है, आई विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई मेरे दोस्त का फ्लाइट स्कूल है, मैं बोलूंगा भाई आंख बंद करके चले जाओ यूएस में। अगर इफ यू आर एबल टू सिक्योर यूएस वीजा, आप चुपचाप वहां जाओ, मेरा नाम लेना है बस, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। दूसरी चीज, साउथ अफ्रीका में इस टाइम पे मेरे मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर इन साउथ अफ्रीका। सर आप मेरे को बोलो, बच्चा रो रहा है, आधे घंटे में अगर उस बच्चे के पास 4 लोग ना हुए तो आप मेरे को बोलना। आप बोलोगे ना कि बच्चा वहां पे है, बच्चे को 500 रुपया चाहिए, डिलीवर करके आएगा बंदा। इतनी मैं मानता हूं कि ऊपर वाले ने इतनी कृपा दी है कि इतनी हमारी चलती है। आप फिलीपींस में बोलोगे बच्चे के घर पे राशन नहीं है, 2 घंटे का टाइम, बच्चे के घर में जो चीज बोलोगे इंडिया की वो पहुंचेगी। मेजरली बच्चे किस कंट्री को ऑप्ट करते सर हैं? पहले बच्चों का ग्रेट अमेरिकन ड्रीम होता था कि अमेरिका जाना है, बट बिकॉज ऑफ ये जो सिनेरियोस, रीसेंट सिनेरियोस, उसकी वजह से बहुत सारे वीजास भी बच्चों डिले हो रहे हैं। वीजास भी डिले, बहुत सारे बच्चे साउथ अफ्रीका की तरफ शिफ्ट हुए, बहुत सारे न्यूजीलैंड की तरफ भी शिफ्ट हुए। बट न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से ओवर एग्जैजरेटेड एंड एक्सपेंसिव फिगर है, बहुत एक्सपेंसिव है। इतना मतलब मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा, अपने किसी बच्चे को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतना पैसा लगाने का फायदा है। जब तो कुछ फायदा हो रहा हो ना तो बात है, आपको लाइसेंस सेम मिल रहा है। यूएस ऑब्वियसली इज अ गुड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन साउथ अफ्रीका एंड फिलीपींस आर वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू सेव मनी। मेरा तो सिंपल सा फंडा रहता है, मैं 2 बनाता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ पैसे बचाने हैं तो साउथ अफ्रीका फिलीपींस, नहीं बचाने तो यूएस न्यूजीलैंड। ये है, अगर पेरेंट्स के पास ज्यादा पेरेंट्स के पास पैसे हैं हाँ खर्च करने के, तो फिर वहां चले जाओ, वो नहीं चक्कर तो है। नहीं तो साउथ अफ्रीका फिलीपींस सर कोई बुरी बात नहीं है, कोई वहां पे सेफ्टी इशू नहीं है। एंड वन मोर थिंग, मैं अगर किसी भी फ्लाइट स्कूल के साथ टाई अप करता हूँ, मैं पर्सनली खुद जाके विजिट करके आता हूँ, स्कूल के आसपास की हर जगह विजिट करके आता हूँ। आई डोंट केयर कि मैं रात को जा रहा हूँ दिन में जा रहा हूँ, मेरा बच्चा सेफ रहना चाहिए, चाहे वो गर्ल स्टूडेंट हो चाहे वो बॉय स्टूडेंट हो। वो जब तक सेफ नहीं है और जब तक मेरे को कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, मैं
आई वुड नॉट रिकमेंड एनी फ्लाइट स्कूल। कैप्टन साहब, जैसे हम लोग कोई भी बच्चा अब जाके वहाँ लेट्स से इनमें से किसी भी डेस्टिनेशन पे गया, हाँ जी, इंटरनेशनल की बात कर रहे हाँ हैं, जी। और अपने फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करके अपनी ट्रेनिंग करके आ गया, देन व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट जॉब इन इंडिया? सो सबसे पहले जब हम फॉरेन से लाइसेंस करके आते हैं तो हमें पहले लाइसेंस कन्वर्ट करवाना होता है। इंडिया में लाइसेंस कन्वर्ट होगा, इसलिए जो मैंने स्टार्टिंग वाले एग्जाम बताए आपको, नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, वो सब, उनमें से 3 साढ़े 3 एग्जाम देने हैं आपको। फिर से? नहीं, एक बार देने, जाने से पहले दे दिए हमने, दोबारा नहीं देने। ठीक। फिर इंडिया के किसी फ्लाइट स्कूल में 8-9 घंटे की फ्लाइंग करनी है, प्लस वो जो एग्जाम्स किए हैं उसका रिजल्ट ये हम सबमिट करेंगे डीजीसीए में, और डीजीसीए उसके बेसिस पे हमारे लाइसेंस चेक करवाएगा फॉरेन से और हमें लाइसेंस इशू करके देगा। और एक और चीज है, अगर आप फॉरेन से ट्रेनिंग कर रहे हो तो जो स्टार्टिंग वाले जो एग्जाम बताए उसमें से 2 पेपर नहीं देने हमें इंडिया में, एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है उसको। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में लगभग 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है। टाइमिंग? टाइमिंग 2 दिन में भी हो जाता है, 20 दिन में भी हो जाता है, 2 महीने भी लग मतलब जाते बहुत हैं। लंबा प्रोसेस अब लंबा प्रोसेस नहीं है, तब अप्रोक्सीमेटली 30-35 दिन का टाइम मान के चलो। और ये जो खर्चा है ये भी मैंने उस खर्चे में जोड़ा हुआ है। अच्छा। ये आपको, ये एक्स्ट्रा नहीं है। वो जो 60 लाख मैंने बताया ना आपको, 55-60 लाख, उसमें ये खर्चा जोड़ा हुआ है। आज की डेट के हिसाब से थोड़ा बहुत आप इन्फ्लेशन के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, कि हल्का बहुत ऊपर नीचे हो वो सकता तो है। 5-10% का बस, कहीं पर भी लगता हाँ जी, है। इसके बाद अगर जब लाइसेंस मिल गया, हाँ जी, इंडियन गवर्नमेंट ने, डीजीसीए ने अप्रूव कर दिया आपको लाइसेंस दे दिया, देन यू आर अ कमर्शियल पायलट कमर्शियल पायलट इंडिया के हिसाब से। इंडिया के हिसाब फॉरेन के हिसाब से तो पहले ही हो गए। अच्छा, हाँ जी, फॉरेन के हिसाब से हो गए तो वो सारे इट इज वैलिड globally ऑल ओवर द valid है। वर्ल्ड सर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईकाओ करके, जैसे डीजीसीए है ना, वैसे आईकाओ डीजीसीए से ऊपर है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे है। इंडिया भी उसका मेंबर है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आईकाओ बनाता है, जिसको हम फॉलो करते हैं। अगर मैं एज अ लेमैन बोलूं, जैसे बीसीसीआई है और आईसीसी है, तो आप जो बॉडी कह रहे हैं वो इंटरनेशनल एक बिल्कुल, गवर्निंग बॉडी है, बिल्कुल, जो लाइसेंस दे देगी, वो ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड है हाँ जी विद सम कंडीशंस, Yes. जैसे अब इंडिया में। डेफिनेटली, डेफिनेटली। फिर आपको पर्टिकुलर फिर इंडिया का लाइसेंस चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, आपने फॉरेन से ट्रेनिंग करी हुई ना, ठीक है, हम बस उसका छोटा सा टुकड़ा टेस्ट करेंगे, जो 8 घंटे यहाँ पे किया, और प्लस आप सारे एग्जाम ना देके ये वाले एग्जाम दे दो, तो हम आपको यहाँ का लाइसेंस दे देंगे। ये प्रोसेस है। अब वंस यू गेट द लाइसेंस, वंस यू गेट अ लाइसेंस, यू आर अप्रूव्ड कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर। अब बारी आती है नौकरी की, जिसमें ये सारी एयरलाइन का रोल आता है। अब जैसे कोई नॉर्मल वैकेंसी आती है, नॉर्मल हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। अब सर, आपने आज की डेट में ड्राइवर रखना है। आप क्या देखोगे कि आप तो चलो, आप तो कहते हो मैं स्कूटी चलाने वाला बंदा हूँ, ड्राइवर मेरे को चाहिए फैमिली के लिए। अब आपकी फैमिली ने गाड़ी में बैठना है, व्हाट यू विल सी, सबसे पहले तो आप उसका लाइसेंस देखोगे, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। दूसरी चीज आप देखोगे कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, बोलने में कैसा है, अपीयरेंस कैसा है। अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। तीसरी चीज आप देखोगे कि इसको नॉलेज है कि नहीं है। कोई, फिर बाद में आप देखोगे कि यार इसका साइको कैसा है, साइको तो नहीं है कि बाद में लड़ पड़ रहा हो, ड्राइविंग स्किल्स कैसे हैं, एग्रेशन तो नहीं है। ऐसे ड्राइविंग स्किल आप लास्ट में चेक करोगे। सेम थिंग एयरलाइन भी करती है। एयरलाइन पहले आपकी रिटन नॉलेज चेक करती है, जो आपने पढ़ाई करी जो है, आपने थ्योरी करी है, उसके बेसिस पे एक रिटन एग्जाम होता है छोटा सा, आप वो क्लियर करते हो, फिर प्रोसेस शुरू होता है। साइकोमेट्री एग्जाम होता है, अडेप्ट करके है, जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गई, आपके मेडिकल्स होते हैं, वो सारी चीजें चेक होती है। देन होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें देखा जाता है कि आप टीम मेंबर होगी, टीम के साथ चलने वाले हो कि नहीं। फिर आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपके रिलेटेड सवाल किए जाएंगे, थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज लेवल भी शायद चेक कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से जो पर्सनल इंटरव्यू रहता है ना, दैट इज मेन टू चेक योर पर्सनालिटी, पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर, ठीक है। वंस दैट इज डन, देन एयरलाइन इश्यूज योर ऑफर लेटर, कि हम आपको पायलट, एज ए पायलट आपको जॉब दे रहे हैं। सर, अब बच्चे के मन में सबसे पहला सवाल आता है ना, वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ अब जी, बच्चे ने 2 साल लगा दिए, हाँ जी, पढ़ाई भी कर ली, हाँ जी, पेरेंट्स के, देखिए कोई भी आज एजुकेशन है जो बच्चे एवरेज ले रहे हैं, बीट लॉ, बीट एमबीए, बीबीए, जितने ऑप्शंस हैं, हाँ जी, सीए, उनमें बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट में अगर अप्लाई कर ले, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर बच्चों का नंबर आ जाता है, नीट में आ जाता है, तो उसमें तो फिर फीस बहुत कम है। हाँ जी, एक्सपेंसेस जो वो लगते हैं, बहुत सारे बच्चे, भारत देश मिडिल क्लास लोगों का देश है,
अब मिडिल क्लास का बच्चा आज बनना चाहता है, उसने लोन लिया, पेरेंट्स ने अरेंज किए पैसे 50-60 लाख रुपए लगा सर के। सिर्फ इतने नहीं लगने, अभी मेरी बात अधूरी है, अभी और लगने हैं पैसे। अच्छा, हाँ जी, तो पहले आप मुझे वो बता दीजिए कि और ठीक है। कितने लगने हैं। सो जब नौकरी मिल गई, अब एयरलाइन बोलती है आपने जो ट्रेनिंग करी है वो करी है छोटे जहाज पे। अभी हमारे पास है बड़े जहाज, 200 सीटर हो गया, 150 सीटर हो गया, एयरबस हो गया, बोइंग हो गया, बोइंग हो गया। क्यू 400 हो गए, एटीआर हो गए। कहते हैं आपने वो प्लेन उड़ाना है, अब उसकी ट्रेनिंग करनी है, और उसकी ट्रेनिंग 15 लाख से लेके 20-25 लाख तक जाती है। तो ये फिर से करने जाना पड़ेगा। ये फिर से करनी पड़ेगी। ऑफर इसमें लेटर, ऑफर लेटर मिलने के बाद। बाद, बट उसमें कंफर्मेशन है कि आप ये कंप्लीट करके आपको, आओ, हाँ जी, आपको पहले जॉब कंफर्मेशन दी जा रही है, फिर आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है। और उसमें कितने आवर्स चाहिए होते हैं? उसमें ज्यादा नहीं, 50-60 घंटे चाहिए होते, 2 महीने का टाइम है। वो मशीन के ऊपर होती है ट्रेनिंग। अच्छा, जो हम देखते हैं कि सिमुलेटर, स्टिमुलेटर पे। सिमुलेटर बोलते हैं हाँ। उसको। तो बेसिकली वो सिमुलेटर, एक सिमुलेटर की कॉस्ट है 80 से 100 करोड़। इंडिया में है? हाँ जी, इंडिया में है, बहुत सारे हैं। गुड़गांव में है बहुत सारे, अच्छा। दिल्ली अपना ये बॉम्बे में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है। तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो देश तैयार तो हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल तैयार हो रहा है सर। सो अब वो करने के लिए आप पैसे देते हो एयरलाइन को। अब उसमें 3-4 कंडीशन आ जाती है। कुछ एयरलाइन बोल सकती है आपको कि ये हम आपकी सैलरी से कट करेंगे, बट वो सिनेरियो आज की डेट में नहीं होने वाला, वो पहले था वो सिनेरियो। फिर दूसरी कई बोलती है हाफ एंड हाफ कर लेते हैं, कई बोलते हैं कि फुली आपको स्पॉन्सर करनी है लेकिन हम आपको सैलरी फुल देंगे, सैलरी पूरी देंगे। ओके। हाँ जी, रीइंबर्स नहीं होता। तो वो सिनेरियो से 2 महीने का टाइम जाता है उसमें, ये ट्रेनिंग करने में। लेकिन कुछ वैकेंसीज, कुछ लोग क्या करते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सीपीएल करने के बाद ये ट्रेनिंग खुद से कर लेते हैं, खुद से थोड़ी सस्ती पड़ती है। ओके, बिफोर बिफोर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग। हाँ जी, उसमें क्या है, अभी जैसे मान लो 1000 बंदा है जो वेट कर रहा है, अब एयरलाइन को वो पायलट जल्दी चाहिए, तैयार पायलट तो चाहिए, तैयार पायलट चाहिए, तो एयरलाइन हो सकता है उसकी वैकेंसी पहले निकाल तो दे। एक्स्ट्रा एज आ जाएगी। तो वो 1000 में से अप्लाई ही 300 कर पाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा एज मिल गया। लेकिन एक्स्ट्रा एज का खतरा भी है, उतना रिस्क भी इन्वॉल्व है। मान लो आपने ट्रेनिंग करी एयरबस की और वैकेंसी निकल आई बोइंग की, तो क्या करोगे? तो फिर वो स्पेसिफिक फील्ड आ गया। हाँ, वो स्पेसिफिक आ गया। नहीं तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे है, आप बोइंग की कर लो या एयरबस की कर लो, बोइंग की आएगी फिर कर लेना, तुम्हें क्या 15-20 लाख रुपए और लग जाएगा जिनके पास है। एग्जैक्टली, तो ये सिनेरियो है। तो आप ये लगाओ, अगर मैं ऑन अ लोअर साइड देखूं, 60 लाख रुपए हमारा पहले खर्चा आया था, चलो मैं 65 लाख मान लेता हूँ ऑल इंक्लूसिव, जो स्टार्ट से 12वीं के बाद से लेके ट्रेनिंग खत्म करा, मुझे पता है मेरे में इतना गुदा है, मैं करवा सकता हूँ 65 लाख में। 65 लाख, सब कुछ मिला के, सब कुछ, बच्चा रहना खाना पीना आना जाना सब कुछ मिला के, इतने खर्चे में 65 लाख में हो जाएगा। 65 लाख वो लगा, 20 लाख रुपए ये लगा, टोटल हो गया 85 लाख। दिस इज द फिगर जिसमें आप पायलट टिल जॉब पायलट ट्रेनिंग में इतना खर्चा करोगे मिनिमम। मैं आपसे इसी सवाल पे आ रहा था, अब 65 से वो कॉस्ट बढ़ गई 85 हो गई। 85 हो गई। अब 85 के बाद ये सवाल और रेलेवेंट हो गया। हाँ जी, पेरेंट्स के लग गए 85 लाख। हाँ जी, 85 तब लगेंगे जब नौकरी कंफर्म नौकरी मिल जाएगी, उसके पहले तक 65। 65। अब नौकरी मिल गई है, लेकिन नौकरी कितने की है? नौकरी कितने की? इनिशियल सैलरी की बात करूं तो मैं 1.25 से 2.25 लाख रुपए के करीब महीना, ये स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी आपको। और इसमें जैसे सभी प्रोफेशंस में होता है, इनिशियली आप कहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 3-4-5 साल, 5 years डाउन द लेन आप एक अच्छा, आपका 3 गुना होगी आपकी सैलरी। 3 गुना होगी। सर मेरा ये मानना है, अगर आपकी जॉब लग गई है और आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी जो 5वें या 6ठे साल की सैलरी होगी ना, वो पूरे साल की सैलरी में उससे पीछे 7-8 साल पे जितना आपने खर्च किया हुआ, सारा 1 साल की सैलरी में रिकवर हो जाएगा। दिस इज द पावर। अगर आप अच्छे ढंग से प्रोग्रेस करते हुए जाते हो एयरलाइन में, तो पढ़ाई भी अपनी रखते हो, अप टू डेट रखते हो। हाँ, अपने आप को अपडेटेड भी रखना पड़ेगा कि कोई नई एंड टेक्नोलॉजीज आ रही है। जैसे जैसे आप है, आपके लिए दुनिया के द्वार खुलते जाते हैं। बहुत सारे पायलट्स हैं जो फॉरेन में जा रहे हैं, बाद में फिर इंटरनेशनल ज्वाइन कर लेते हैं। इंटरनेशनल जा रहे हैं, बट क्यों जा रहे हैं? वो सैलरीज इज द मेन रीजन, क्योंकि बाहर ऑब्वियसली टैक्स फ्री सैलरीज, आपको यहाँ से डबल सैलरीज मिल रही है। अभी मैं आपको टैक्स फ्री का केस ही बता रहा था अपने घर में। हाँ जी, तो वो डोमेस्टिक से वहाँ मूव करें। हाँ जी, वो इसीलिए सर। तो वो अभी समवेयर अराउंड 10 to 12 lakhs का सुना है मैंने।
उसके ज़्यादा साथ ही होगा। पर्क्स और है, बिल्कुल सर, पर्क्स तो मिलते ही हैं, फैमिली के फैमिली फ्री टिकट्स और वो सब तो वो तो बिजनेस रहता ही क्लास है। की टिकट्स हैं ग्रुप कैप्टन की। यस, वो तो है ही। कैप्टन साहब अभी तक की जो बात करी है उससे जो मेरा अपना वो था, डाउट था, सबसे बड़ा यही था जब भी मैं आपसे बात कर रहा था, हम्म, आप ट्रेवल कर रहे थे, आप साउथ अफ्रीका थे, हम लोग 3-4 महीने लग हाँ गए। जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक डिटेल में इतना आज तक मेरी जितनी एज हो गई है, मेरे को अपने टाइम पे, हम लोगों के टाइम पे तो कोई गाइडेंस ही नहीं थी, हाँ जी, इतना गूगल पे भी नहीं था। लेकिन आज जो आपने इतने आसान शब्दों में बता दिया, मुझे लगता है शायद इंडिया में अभी तक तो कोई बता नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है ऐसा इस इंफॉर्मेशन से हमारे पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प होने वाली है। बिल्कुल सर। अगर ऐसा है कि हम लोग इतने पैसे लगा के एक एश्योर्ड जॉब मिल जाए, और जैसा सबको अवेयर है कि इतनी तेज हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, हाँ जी, हमारे पास वॉइड तो है, हम्म, और बच्चे पढ़ना चाहें, देखिए बच्चों को पढ़ने की लगन है, पढ़ सकते हैं, टैलेंट की कोई कमी सर नहीं है इंडिया में। ये जो फील्ड है ना, सिर्फ और सिर्फ पैशन के ऊपर बेस्ड है, ये मेरा मानना है। ठीक है। कैप्टन साहब, जैसे आपने बताया बहुत ही आसान शब्दों में कि अगर हम कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स लगभग 65 लाख रुपए लगा दें तो ही इज एलिजिबल फॉर जॉब, जो और कंफर्म जॉब हो जाए तो अगले 15-20 लाख रुपए 2 महीने में लगते हैं, बिल्कुल, तो समवेयर अराउंड 85 लैक्स लगते हैं, और आपको 1.25-2 लाख रुपए सैलरी मिल सकती इनिशियल है, सैलरी, यस। इनिशियल सैलरी स्टार्टिंग हो सकती है, और 2 लाख रुपए की सैलरी साथ में पर्क्स जो भी है, हाँ जी। इसमें चैलेंजेस क्या है, अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? सो चैलेंजेस यही है कि जिनके पास फंड्स नहीं है, उनको फंड्स गैदर करने में चैलेंजेस, एक जो चैलेंज आता है, लेट्स से आपने लोन ले रखा है, तो जब तक वो आपकी सैलरी शुरू नहीं होती तब तक वो लोन पेरेंट्स को भरना पड़ेगा। सर वो मैं उस चीज़ से आगे कह रहा हूँ कि पेरेंट्स ने अरेंज कर लिया, आजकल हाँ, बहुत लोग हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत हाई हो जी रही है, सर, इवन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में लोगों ने प्लानिंग करी होती है, और बिल्कुल पीछे 15-20-25-30 साल पहले के पेरेंट्स ने तो प्लानिंग करी भी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कईयों के LIC से लोन आ जाते हैं, या हम्म, कोलेट्रल हाउस वैल्यू बढ़ गई है, अब इन्होंने कर लिया, हम्म, पेरेंट्स ने बच्चे के लगा दिए कि भाई 1 करोड़ रुपए समझो लगा दिया, हाँ बच्चा जी, तैयार हो गया, जॉब मिल गई, अब वो बच्चा जॉब कर रहा है, पायलट डोमेस्टिक एयरलाइंस में कर रहा हाँ है, जी। उसके वर्किंग आवर्स क्या हैं? बहुत सारी ऐसे चीज़ें, कंट्रोवर्सीज भी आती रहती हैं जी जी पायलट्स सर, के साथ, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी हो जाता है तो पता तो कुछ है नहीं, जो भी आजकल हर कोई मीडिया चैनल बना हुआ है, कोई भी बिल्कुल कुछ सर, भी बोल देता बिल्कुल है। बिल्कुल। एक पायलट का डेली रूटीन क्या रहता है, और कितने फ्लाइंग आवर्स होते हैं, और आपको सच में कितना रेस्ट मिलता है? सर देखिए, अभी आपने देखा इंडिगो वाली सिचुएशन हुई है, हम्म। तो उसी वजह से थोड़ा सा उसमें भी है। तो जनरली जो वर्किंग आवर्स रहते हैं, हम एक दिन में 12 घंटे काम कर सकते हैं, 12 घंटे में से 8 घंटे फ्लाइंग कर सकते हैं। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा है। बहुत तो लंबा। आपको मैं एक लेमन लैंग्वेज में, 12 घंटे का फ्लाइट ड्यूटी पीरियड रहता है, उसके अंदर 8 घंटे फ्लाइंग कर सकते हो और 6 लैंडिंग कर सकता हूँ मैं। 6 लैंडिंग कर 6 सकते हैं लैंडिंग कर सकते हो, 8 घंटे फ्लाई कर सकते हैं डोमेस्टिक अगर सेक्टर आप में। डोमेस्टिक हाँ सेक्टर जी, में हैं। इंटरनेशनल में हो तो 9 घंटे फ्लाई कर सकता हूँ, 3 लैंडिंग कर सकता हूँ। फिर उसके बाद फिर वो स्लैब्स आ जाते हैं, 16 घंटे वाले, 18 घंटे वाले, जिसमें 2 पायलट्स जाते हैं, एक 12 घंटे, अच्छा, बैकअप तो के वो साथ, बैकअप के साथ। ठीक है, जो उस लॉन्ग डिस्टेंस। आप देखो 8 घंटे वाली जो लिमिट है ना, तो अब 16 घंटे की जो फ्लाइट है उसमें 8 घंटे वाला 16 घंटे नहीं कर सकता, लेकिन 2 सेट पायलट जाते हैं। फिर वो अल्ट्रा लॉन्ग हॉल वो डिटेल्स आ जाती है। लेकिन एक लेमैन को ये जानना है, 8 घंटे फ्लाइंग और उसमें से 6 लैंडिंग में कर सकता हूँ अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ एक नॉर्मल जो रूटीन डेज कनेक्टिंग में। फ्लाइट्स होती हैं उसकी वजह से नॉर्मल, लैंडिंग। बॉम्बे से गए दिल्ली, दिल्ली से गए आगरा, आगरा से उदयपुर, उदयपुर से ग्वालियर, मतलब मैं छोटे रूट्स बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एयरपोर्ट भी नहीं है कहीं पे, तो ऐसे। ठीक ठीक है, है। तो जैसे गए बॉम्बे बैंगलोर, बैंगलोर गुवाहाटी, गुवाहाटी दिल्ली, दिल्ली इंदौर, इंदौर बॉम्बे, ये 5 हो गए। तो इसमें 8 घंटे के अंदर अंदर ये 5 होने चाहिए। 8 घंटे जो मैं टाइम बोल रहा हूँ, अच्छा पहले होगा टोटल टाइम 12 घंटे, सुबह 12 बजे से शुरू होकर रात को 12 बजे के अंदर अंदर ये चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो फ्लाइट टाइम है, जब मेरा इंजन स्टार्ट होता है, जैसे एयरक्राफ्ट वो पीछे आना शुरू होता है ना, धक्का मारना, टैक्सी। टैक्सी टैक्सी नहीं, जब एयरक्राफ्ट स्टार्ट करने से पहले वो धक्का लगता है ना, गेट से हटता है, वहां से टाइम शुरू हो जाता है। वहां से टाइम शुरू होने के वहां पे दोबारा लगने तक का वो टाइम फ्लाइट टाइम है। ओके। वो टाइम 8 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, उसे क्रॉस नहीं कर सकते। उसे क्रॉस नहीं कर सकते। अगर बाय चांस किसी
अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस के कारण वो एक्सीड हो रहा है, तो उसका एक फॉर्म होता है, वो भर के देना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रोज करो, और उतना रेस्ट पीरियड बढ़ जाता है। फिर जब लैंड किए उससे 14 घंटे के बाद दोबारा से आप फ्लाइट कर सकते हो। तो 14 घंटे वाला जो है, वैसे 12 घंटे का रेस्ट पीरियड हो और भी एक्स्ट्रा आवर्स मिला के 14 घंटे का रेस्ट पीरियड के बाद आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। अब ये बताइए, एक तो कॉकपिट का नज़ारा हमने मूवीज में देखा है सर ऐसे तो देखा वो तो नहीं, जन्नत है, जन्नत है। बिल्कुल। आप उसके बारे में, बच्चे सपना देखते हैं, रियलिटी में क्या है एज सर जो आप देखते हो ना फोटो में, वो उससे भी खूबसूरत है। मतलब वो चीज ऐसी है कि मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकता शब्दों में। कई बार मैं ऐसी चीजें देखी है हमने, मैं ये सोचता हूँ कि घर जाके मैं अपनी वाइफ को बताऊंगा या कल को मैं किसी और को बताऊंगा, यार ऐसा दिखता है ऊपर से। वो कहते हैं ना, जब वो नासा, जब स्पेस में हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट गए थे तो उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान कैसा दिखता है, सारे जहां से अच्छा। जहां से अच्छा। तो वो सारे जहां से अच्छा वाली ही फीलिंग आती है। मतलब इतना ब्यूटीफुल व्यू रहता है दो तीन ऊपर से। कोई इंस्टेंस डोमेस्टिक के और इंटरनेशनल के जो बिल्कुल ही आपको लगा कि यार आज क्या नज़ारा दिख रहा है? सर सनराइज के नज़ारे देखें। एक बार हम फ्लाइट कर रहे थे, गुवाहाटी से पटना आ रहे थे, रास्ते में माउंट एवरेस्ट नजर आता है। अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग, ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग। दूसरा एक नज़ारा हमने अभी कुंभ में लिया था, जब ये कुंभ हुआ था, हम कुंभ के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, ऐसे गोल चक्कर मार रहे थे, यार नीचे संगम नजर आ रहा है और ऊपर हम फ्लाई कर रहे हैं। वो तो रिलीजियस वाला नज़ारा हो गया। अलग तो ऐसे बहुत सारे नज़ारे रहे हैं जो हमने देखे हैं। मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान सिंगापुर में फ्लाई कर रहा था, तो सिंगापुर से हम कोलालमपुर जा रहे थे, तो वो जो उनका बॉर्डर का नज़ारा है वो अलग है, सुंदर है। हाँ। एक बार हमने अमृतसर से टेक ऑफ किया था तो पाकिस्तान पूरा नज़र आ रहा था। तो ऐसा रहता है। तो अभी पीछे ये राजस्थान वाली साइड पे, बीकानेर वाली साइड पे हम जा रहे थे, तो दूर हमें रन ऑफ कच्छ वो नजर आ रहा था, लेकिन वो दूर थे नज़ारे। लेकिन पास से ऐसे मुंबई शहर का नज़ारा देखो, नरीमन पॉइंट के ऊपर जब आप फ्लाई करते हो, अमेजिंग। वो तो अलग अलग फीलिंग है, बिल्कुल अलग फीलिंग है। ऐसे तो बहुत सारे नज़ारे ऐसे जो बयान भी नहीं कर सकता। त्रिवेंद्रम में आप लैंड करते हो तो समंदर के ऊपर से आप आते हो। जुहू एयरपोर्ट इंडिया का एक बहुत छोटा सा ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। तो एक बार हम वहां पे लैंड कर रहे थे समुंदर की तरफ से, मतलब वो अलग ही है, समुंदर, बीच, और बीच के साथ में सड़क, सड़क के सामने ही रनवे। ऐसे फॉरेन में बहुत सारी ऐसी फॉरेन में तो बहुत लोकेशन, बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है। मैंने अपनी ट्रेनिंग करी है मायामी में, तो मायामी में ऐसा होता था, आप टेक ऑफ करो 5 या 6 मिनट के बाद आपको समंदर नजर आ जाएगा, वो शोर लाइन के साथ, और आप जमीन से हार्डली 200-300 फीट ऊपर रहते हो, तो आप फ्लाइंग करते हो, क्लियर व्यू सर, बोट लोग नजर आते हैं नीचे। तो बहुत बहुत ही ऐसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया नज़ारे रहे हैं जो देखने को मिलते हैं। तो ये एक फील्ड में ना पैशन इसलिए बरकरार रहता है क्योंकि एक रोज नई दुनिया है सर, रोज खुराफाती होता कुछ ना कुछ। अभी मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, किसी की रील देख रहा था, उन्होंने वो जो इथोपिया में ये हुआ है आपका वॉल्केनो बर्स्ट हुआ है, हाँ जी, वो किसी ने रिकॉर्ड टाइम पे रिकॉर्ड करा है। हाँ जी, उस पे कई मिलियन व्यूज थे। मतलब वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, वो रेडनेस आ रही है शीशे पे। सर इंडिया में अभी 5 या 6 साल पहले फुल मून का एक वो एक्लिप्स आया था, वो मैंने शूट किया था। हम ये नेहरू प्लेनेटोरियम वालों की टीम लेके गए थे, प्रॉपर गॉगल्स पहन के, वो इक्विपमेंट लेके गए एयरक्राफ्ट में, ऊपर से जाके हमने 20,000 की फुट से 26,000 पे थे, और वहां से वो नज़ारा देखा था हमने। और वो उसी टाइम पे हमारा सब मुंबई एटीसी से, मुंबई एयरपोर्ट से पूरी कोऑर्डिनेशन थी। एरिया वो हमने कोऑर्डिनेट किया हुआ था कि हम इस एरिया में जाएंगे और इतने 1000 फीट की आएगा। और वो जब वो एक्लिप्स आया, वो रिकॉर्डिंग उसी टाइम की थी। वो एक ब्रेथ टेकिंग मोमेंट था। ये जो आप बातें बता रहे हैं कैप्टन साहब, ये तो किसी भी प्रोफेशन में होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। बीइंग इन चार्टर ये जब थोड़ी और अलग चीज होती है। एयरलाइन लाइफ में तो क्या है, एयरलाइन लाइफ में आपको ये बोला गया ये लाइन में सीधा चलना है तो वो सीधा चलना है। हम लोग चार्टर्स फ्लाई करते हैं तो चार्टर्स में थोड़ा फ्री हैंड होता है। फ्री हैंड। आज मान लो हमारी फ्लाइट है अभी, तो अभी हमने जाना है बॉम्बे से दिल्ली, मेरे को 10 मिनट पहले फोन आएगा, अरे यार दिल्ली नहीं जाना, बैंगलोर जाना है। फिर उसका रूट स्टडी करना है, वेदर स्टडी करना है, सब ऑन द स्पॉट। पे आना चाह रहा था कैप्टन साहब, एक तो आपने ये फील्ड बता दिया जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक पायलट्स की, पर लेकिन एक उभरता हुआ भारत जो अल्ट्रा HNI सेगमेंट है, हाँ जी, वो मैं भी कुछ अपने आसपास देख रहा हूँ अपने फ्रेंड्स में, तो चार्टर का बड़ा क्रेज हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चार्टर प्लेन्स अवेलेबल भी हैं और बिल्कुल सर,
पॉलिटिशियंस के साथ भी लोग अटैच्ड हैं, पॉलिटिशियंस भी चल रहे हैं और सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं और ये पंजाबी सिंगर्स बॉलीवुड के इन सबको, बादशाह, बिल्कुल। हनी सिंह, सबको देखते हैं, लोगों को सपना आता है। लेकिन सर आपको ये लगेगा कि सबके प्लेन है, लेकिन किसी का भी नहीं है। नहीं, वो तो मुझे पता है। लोग बोलते प्लेन हैं, मेरे नहीं पास है। बहुत सारे सवाल आते हैं, हाँ, फलाने का प्लेन फलाने है, ने प्लेन ले ऐसा लिया। नहीं है। कुछ साउथ के सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास अपने एयरक्राफ्ट्स हैं, तो उनके अपने एयरलाइन ही प्रॉपर उनकी एयरलाइन है और उनके प्लेन्स है। बाकी किसी ने इन्वेस्ट करके रखा हो तो उसमें नहीं मैं कह that is सकता, altogether लेकिन दे आर नॉट ओन्ड बाय देम, दे जस्ट टेक इट फॉर, जैसे नॉर्मल प्राइवेट हाँ, टैक्सी, चार्टर मिल जाता है। प्राइवेट टैक्सी हम लग्जरी टैक्सी हायर करते हैं वैसे ही। अब चार्टर के लिए भी तो हमें पायलट्स की जरूरत है, बिल्कुल सर। उसमें आप जैसे चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वो रखता होगा। तो चार्टर प्लेन्स की इंडस्ट्री में भी गैप होगा। सर गैप है, लेकिन इतना नहीं है। मतलब जैसे एयरलाइन में है, चार्टर्स में इतना गैप नहीं है। चार्टर्स में पायलट्स मिल जाते हैं क्योंकि बिकॉज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स स्मॉल क्रू, तो वो उनका सेट है, तो पायलट पहले ही मिल जाते हैं। अब कोई अगर ना कोई पायलट जैसे रेफरेंस है। अगर कोई अच्छा कर गया 5 7 10 साल डोमेस्टिक में इंटरनेशनल का मिक्स हाँ जी, करके बिल्कुल कर गया तो ही कैन गो इजीली, ऑब्वियसली अगर आपका कोई नोन है, वैकेंसी निकलती है, आप अप्लाई करते हो, आपको मिल जाता है। उसमें जनरली चार्टर्स में जनरली रेफरेंस के थ्रू ही थ्रू हो ही जाता है। हो जाता है। और इसमें कितने पैसे लगभग मिल जाते हैं? सर किसमें, चार्टर्स में? मतलब ठीक जॉब ठाक, पायलट्स की। दाल रोटी चल जाता है, इतने ही मिल जाते हैं। नहीं, दाल रोटी भी तो दाल रोटी साथ में थोड़ा घी भी लगा सकते हो बस। बेटर है एयरलाइन अकॉर्डिंग से। टू मी यस, सैलरी वाइज ऑलमोस्ट सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं पर्क्स जोड़ लूं, दैट डिपेंड्स सर, आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ है। मेरी सेटिस्फेक्शन, आई लाइक, मैंने शुरू से चार्टर्स में अप्लाई किया है, मेरे को चार्टर लाइफ बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं अपनी कंपनी में बहुत अच्छी फील, मैं मतलब चलो हमारे एमडी जो हैं, ही इज अ ग्रेट गाय, लेकिन मेरे को अगर उनको मिलना है, उनको कॉल करना है, मेरे को 10 लोगों के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। आई विल स्ट्रेट अवे कॉल हिम, स्ट्रेट अवे। तो ये वो भी एक फर्क अपने है। आप में। हाँ, ही इज आल्सो वेरी बिग मैन, तो मेरे को बस उनको कॉल करना है, तो वो चीज है, दैट्स हिज हम्बलनेस की वो अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए, ऐसा है। कैप्टन साहब, अब जैसे आप ये चार्टर प्लेन्स में रहते हैं, हाँ जी, तो चार्टर में तो सभी सेलिब्रिटीज ही मेजरली तो हाँ, उसी सेगमेंट के लोग हैं, बिल्कुल तो सर। बहुत सारे एनकाउंटर्स भी होते होंगे, उनकी बिल्कुल सर। स्पेशल डिमांड्स भी होती होंगी, कोई वैसे स्पेशल डिमांड्स तो ऐसा नहीं। हाँ, मैंने बहुत सेलिब्रिटीज के साथ फ्लाई किया, बहुत मिनिस्टर्स के साथ फ्लाई किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत बढ़िया। आपने जैसे शुरू में तो आप एयरलाइंस के साथ भी कर चुके हैं, नहीं, तो मैंने एयरलाइंस के अच्छा, साथ आपने फ्लाई कभी भी नहीं किया। सर। वैसे आपके मित्र करते होंगे, तो बिल्कुल ये सर। वाला सर जो मैं, वो बड़े सारे जहाज जलते उड़ाने हैं, सारे जलते हैं। वो कहते हैं यार तू क्या कर रहा है, ये क्या, कभी भी हम बैठते हैं, एक्सपीरियंसेस बात करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये चीज भी होती है, अच्छा ऐसे भी होता है। तो ऐसा रहता है। सो आई हैव फ्लोन विद मेनी सेलिब्रिटीज, मतलब आप बात करो, नाना पाटेकर साहब के साथ फ्लाई किया, अनिल कपूर जी हो गए, रोहित शर्मा हो गए, नेहा कक्कड़, रवीना टंडन एंड शिल्पा शेट्टी। पॉलिटिशियंस में मैंने काफी सीएम्स के साथ फ्लाई किया है। अभी ये गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, उनके साथ किया। अभी हमारे नए जल मंत्री आए हैं CR पाटिल जी, उनके साथ तो मैंने पूरा इलेक्शन कैंपेन किया है। देन स्मृति ईरानी जी हो गए, उनके साथ किया है। S जयशंकर, ये अपने निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्टर, तो इनके साथ तो अपने आप में ये सीखने का एक और एक्सपीरियंस है कि महाराष्ट्र आपका एनकाउंटर इतना अच्छा होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों के साथ फ्लाई किया है। देन छत्तीसगढ़ के गवर्नर हो गए, ऐसे मतलब इनके साथ काफी लोगों के साथ फ्लाई किया है। बिहार के एक बार सेक्रेटरीट को हम लेके गए थे, उनकी कोई सेक्रेटरीट की मीटिंग थी, तो वहाँ पे उनके साथ फ्लाई किया मैंने। अभी तो कई लोग तो भूल जाते हैं कि मतलब वो फोटो में देख के याद आता है, अरे यार इनको मैंने कहीं देखा। बहुत सारे गुरु जो है, धार्मिक गुरु हैं, उनको भी फ्लाई किया है। ये बागेश्वर बाबा जी, इनको फ्लाई किया है। प्लस और बहुत सारे जैन धर्मगुरु के बहुत सारे लोगों को फ्लाई किया है, ऐसा है। तो मिलके भी एक अलग फीलिंग आती होगी कि हाँ, साउथ रोज नहीं, साउथ के सुपरस्टार्स को बहुत, काफी सारे लोगों को फ्लाई किया रोज नहीं एक्साइटमेंट है कि आज पता नहीं कौन आने वाला है। है। लिस्ट तो आ जाती है। अच्छा, आपके पास पहले आ हाँ, जाती हमारे है। पास नाम आ जाता है। अच्छा, जो फ्लाई कर रहे हैं उनकी डिटेल्स आती बहुत सारे MLAs को गायब भी किया है, वो इलेक्शन के दौरान होते हैं ना, इधर उधर भागा दौड़ी, तो वो भी हमने किए है। तो हमें पता होता था कौन किधर जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है। दैट्स लाइक पार्ट ऑफ अवर ड्यूटी। तो एक बार ऐसा हुआ था कि बॉम्बे एयरपोर्ट पे ही, तो CISF के कारण, आपने देखा होगा एक बार न्यूज में आया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उथल पुथल चल रहा था, तो काफी सारे MLAs शिफ्ट हुए थे। हाँ, तो वो CISF इतना उस दिन था, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा आ रखा था कि उस दिन सुबह लिस्ट लीक हो गई थी कि कितने लोगों ने ट्रैवल किया है।
तो मेरे को उन्होंने ना बड़े खुफिया तरीके से कहते, कैप्टन साहब देख लेना, हमारी नौकरी का सवाल है, इसको फोल्ड करके अपनी जेब में डाल लो, नाम नहीं पता लगना चाहिए कि कौन कहाँ कैसे जा रहा है, डोंट वरी। अब जैसे कैप्टन साहब, अब आप प्लेन में बैठते हैं, हाँ जी, टेक ऑफ करता है, हाँ जी, टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक हाँ जी। सबसे चैलेंजिंग क्या रहता है? लैंडिंग। लैंडिंग और लैंडिंग वेदर पे। सर टेक ऑफ इज द सेकंड मोस्ट टफेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, लैंडिंग इज द फर्स्ट वन। ओके, तो दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लैंडिंग के लिए आपको। सर टेक ऑफ आप कर लोगे, आप लैंड नहीं कर पाओगे। अब इसी दौरान बीच में बहुत सारा देखते हैं आजकल मूवीज में भी, एनिमल में दिखा दिया कि चार्टर प्लेन चल रहा है, ऑटो पायलट पे डाल दिया। तो सर वो तो पहले कोई प्लेन दिखाया था, मूवी के दौरान कोई और था, लैंडिंग पे कोई और था। और जो एक्ट्रेस है बाद में शायद वो कोई और कॉकपिट में थी। हाँ जी। अब ये बताइए कि ऑटो पायलट का क्या प्रोसेस ऑटो है? पायलट का प्रोसेस ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑटो पायलट हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। प्लेन ऑटोमेटिकली उड़ता जरूर है, लेकिन ऑटो पायलट को चलाने वाला पायलट है, ऑटो पायलट को चलाने वाला पायलट है। हम ऑटो पायलट को बताएंगे कि क्या करना है, उसके बिना वो खुद कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको जो इनपुट दूंगा वो उसके ऊपर उस प्लेन को उड़ाएगा। अब जब बड़े प्लेन हम फ्लाई करते हैं, जब आप 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पे फ्लाई कर रहे हो, एक हैवी मशीन है, बहुत सेंसिटिव होती है, हवा का दबाव भी होता है, प्लस स्पीड इतनी है, आपके हल्के से मूवमेंट पे भी, आप जैसे हम स्कूटर चला रहे तो आप देखो जितनी स्पीड पे आप स्कूटर या गाड़ी चलाओगे उतनी वो सेंसिटिव हो जाती है, आप हल्का सा स्टीयरिंग मोड़ोगे तो वो ज्यादा मुड़ जाती है। सेम थिंग तो सोचो, जब एक एयरक्राफ्ट 500 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड पे फ्लाई कर रहा है और तो 30,000 फुट पे कितना सेंसिटिव होगा। इसलिए वो मशीन को उसको चलाने दिया जाता है कि मशीन उसको बरकरार रखती है, मशीन उसकी मूवमेंट वो कैलिब्रेशन पूरा रखती है। क्योंकि अगर मैं उसको मैनुअली चलाऊंगा तो पीछे वाले पैसेंजर तो उल्टे ही कर रहे होंगे, तो इसलिए ऑटो पायलट हेल्प करता है स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ फ्लाइट में, एंड ताकि हम बाकी चीजों पे ध्यान दे सके, मैं रूट पे ध्यान दे सकूं, एटीसी की बात पे ध्यान दे सकूं, आगे कोई मौसम खराब आ रहा है तो मैं उसके बारे में जानकारी ले सकूं, सिस्टम को मॉनिटर कर सकूं, फ्यूल कैलकुलेशंस कर सकूं, वो हमारी जिंदगी को आसान बनाने के। अभी हमने कुछ एयरलाइंस के साथ कंट्रोवर्सीज देखी हैं वर्ल्ड वाइड। हाँ जी। बोइंग का नाम बहुत बड़ा है और बोइंग का नाम खराब भी बहुत हुआ है पिछले 1-2 साल में। एयरबस के कंपटीशन में हाँ अगर जी। देखा जाए तो बोइंग के, मैं स्टडी कर रहा था, जैसे अहमदाबाद ट्रेजेडी हमारे यहाँ पर हाँ हुई, जी। तो मैंने स्टडी किया तो उसमें देखा कि पिछले 20-30 साल में जो ज़्यादातर ऐसी ट्रेजेडीज हुई हैं वो बोइंग के साथ हुई हैं। इस पे बोइंग को कोई एक्शन लेना चाहिए, या आपको लगता है सर कि मेरा जहाँ तक मानना है कि बोइंग एक्शन ले ही रहा होगा उसके ऊपर। अब बाकी मेरा ये एक चीज मानना है, मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो आप तब तक नहीं पहचान पाओगे जब तक आपको या तो कुछ होता नहीं है, आप टेस्ट नहीं करवाते हो। तो अगर कोई प्लेन उड़ रहा है, या तो उसकी थॉरो टेस्टिंग हो, जो कि एवरीडे पॉसिबल नहीं है, या जब तक उसके अंदर कोई स्नैग नहीं आता तब तक वो चेकिंग नहीं होगी। तो मेरी बॉडी के अंदर अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल हो गया, मेरा लिवर हो गया, मेरे को तब तक वो चीज पता नहीं लगेगी जब तक वो चीज मेरे को अफेक्ट करना शुरू नहीं होगी। तो मैं ये भी मान सकता हूँ, हो सकता है वो उनकी किस्मत खराब है उस वजह से हो रहा है, या हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पे चूक रहे हैं अपनी मेंटेनेंस, या फिर अपने जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उन्होंने, जैसे हम कई बार होता है सर कोई चीजों की बनावट चेंज करते हैं, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, या तो उनके प्रोसेस में कुछ गड़बड़ आई है जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, तो वो मॉनिटर करने की जरूरत है। हाँ, जैसे रिकॉल कर लेती हैं बहुत सारी कंपनीज, Yes. छोटा सा एक पार्ट में कोई कमी आ गई, टोयोटा रिकॉल हो गई, बिल्कुल। होंडा रिकॉल हो गई, तो वो गाड़ियां हैं, गाड़ियां तो प्लेन के साथ भी हो सकता है, गाड़ियों के साथ अगर हो रहा है तो इंसान के साथ हो एक्चुअली जाता है। इसमें ये हो जाता है कि बहुत से नेशनैलिटी के बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर आज भी एविएशन जो है, मतलब अगर मैं बात करूं, एयरप्लेन इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप देखो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग डेली और नंबर ऑफ ट्रेन्स, नंबर ऑफ बसेस ट्रैवलिंग डेली, एंड उनके नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को अगर आप कंपेयर करो, तो फ्लाइंग आज भी सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मैं आपको इसी पे बात बताता हूँ। जब मेरा आपसे मुलाकात होनी थी तो मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा मैंने स्टार्ट तो अपनी बेटी के लिए किया था आपसे, मतलब हाँ जी। कोई ऐसा नहीं था कि मैं आपसे आज पॉडकास्ट पे हम बैठेंगे। तो मैंने उनको कहा, कहती मैंने कहा बेटी के लिए वो सोचेंगे तो इसको मोटिवेट करते हैं। तो उसको लगा क्या ज़रूरत है। मैंने कहा सेफ्टी नहीं होती। मैंने कहा तुमने 2, 4, 5 साल में कितने केसेस सुन लेते हो, अभी बाई चांस
एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल भी चीज़ें थी, कुछ शनि का साल है या इस टाइप है, अग्नि का है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए भी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस साल। अब कोई मानता है कोई नहीं मानता, बिल्कुल सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा तो ट्रेन एक्सीडेंट्स और रोड एक्सीडेंट, तो रोड आजकल इतना खतरा है, उससे बेटर तो परसेंटेज वाइज अगर आप जैसे बता रहे हैं, ग्लोबली लाखों फ्लाइट्स डेली उड़ती होंगी, हाँ जी, तो हमें लाखों में तो एक भी नहीं आती, बिल्कुल। हमें महीने 2 महीने 4 महीने, साल में शायद 2-3 केसेस हम लोग सुनते हैं, इससे ऊपर तो जो नहीं है। मेजर तो मेजर वो केसेस अगर के। मेजर केसेस, तो उसमें अगर देखें कि फर्टिलिटी के जो चांसेस हैं तो बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है। हाँ जी, परसेंटेज। तो इसका मतलब अभी भी एज अ करियर ऑप्शन इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इफ यू हैव मनी, इफ यू वांट टू फ्लाई हाई, सर सिर्फ पैसे तो नहीं, हाँ, अगर पैशन Passion है। जरूर होना चाहिए। और पैशन बरकरार भी रहना चाहिए। Passion कई बार बरकरार क्या होता है कि आप ये करियर ऐसा तो है नहीं कि आपने सीए बन गए और बाद में कहा कि मैं सर, डॉक्टर बन रहा हूँ। मैंने पढ़ाना शुरू किया था आज से तकरीबन 10 साल पहले। हम्म, आज तक मेरे 2 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनको खुद पायलट नहीं बनना था, वो अपने पेरेंट्स के दबाव में आके पायलट बन रहे थे। सिर्फ 2 स्टूडेंट। हम्म, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से मैं हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ। हम्म, तो मैंने कभी फिगर लगाई नहीं कि अगर मैं मेरे सर डेली के अगर मैं मैसेज का रेट देखूं तो डेली में मेरे फोन में, मेरा जो ऑफिस वाला फोन है उसके नंबर ऑफ मैसेजेस अगर मैं 3 दिन ना देखूं ना तो 1000 क्रॉस कर जाते हैं। हम्म। इतने लोगों को एंथुजियाज्म है पायलट बनने का। आपको कैप्टन साहब पता नहीं चल रहा, जिस हिसाब से आप बोलते हैं और जितनी क्लैरिटी आप देते हैं ना, बच्चों से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स भी करते होंगे। सर मैं तो मेनली यही है कि कोई भी बच्चा है ना, आज की डेट में 17-18 साल का बच्चा है, बच्चे अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। अभी बहुत सारे केस डेली सर, इतने फ्रॉड के केसेस आते हैं ना, मैं क्या बताऊं। मतलब मेरा आधा टाइम तो ऐसा जाता है कि मैं खुद, वो इमोशनली इफेक्ट करता है मेरे को कि यार मेरे फील्ड को कोई खराब कर बंदे रहे हैं। खराब कर रहे हैं। और उसमें क्या है, पेरेंट्स का हार्ड अर्न बनी जाता है। तो मैं इसलिए ठोक के बोलता हूँ, पूरी छाती ठोक के बोलता हूँ कि भैया आप मेरे पास अगर आते हो या किसी पेरेंट्स को, किसी स्टूडेंट को गाइडेंस है, तो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो गाइडेंस ले ली, उसके बाद यहाँ कुछ फोन पे पहले पूछ लेते हैं सर आपकी कोई फीस हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं कहा यार ऊपर वाले को चेहरा दिखाना है, मैं पढ़ाने के पैसे लेता हूँ बस। उसके बाद क्योंकि मेरा ऑफिस का खर्चा है, मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी मेहनत का, सिर्फ उस मेहनत के हम पैसे लेते हैं। रेस्ट आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ चाहिए तो हाथ जोड़ के, मेरी पूरी टीम हाथ जोड़ के गाइडेंस देती है। तो वो हमारा रहता है। कैप्टन साहब, अब जब से आपसे बात कर रहे हैं मुझे एक चीज़ ख्याल आ रहा है, बहुत सारे हमारे हरियाणा पंजाब में युवक हम देखते हैं जो सपना जी रहे होते हैं कनाडा का, द ग्रेट कैनेडियन ड्रीम, अमेरिकन एंड कैनेडियन ड्रीम। ड्रीम। वो भी बेचारे अपनी ज़मीन बेचते हैं, पेरेंट्स लोन लेते हैं, 50-60 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तो सुना है डंकी रूट के लग जाते हैं, हाँ जी, जिसमें कितने बच्चे क्रॉस ही नहीं कर पाते, बहुत बच्चों की बिल्कुल। डेथ हो जाती है, रेप केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अगर ये ऑप्शन जैसे अगर आप बता रहे हैं उसी उतने पैसे में अगर पढ़ाई के थ्रू और आपकी पूरी लाइफ सेट, उसमें तो फिर अमेरिकन ड्रीम तो अपने आप हो गया। अगर सर। आप उसमें एक्सेल करते जाओ बिल्कुल सर। तो आप बहुत अच्छे से, आपको ऑप्शन मिल सकती है, आप पढ़ाई के थ्रू और अपने पैसे का कॉम्बिनेशन करके एक बहुत ही बढ़िया करियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बात वही है, मेरा ना आज की जो जनरेशन है ना, शायद कुछ कुछ चीजों पे घबराती है, पेपर देने से घबराती है, पता नहीं, मेहनत से। मेहनत से। सर कुछ लोग मैंने देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और कुछ देखे हैं जो नहीं करते, वो हमेशा रहता है। लेकिन कुछ मैंने ऐसे देखे हैं, 12वीं में चाहे नंबर हो ना हो, लेकिन पैशन इतना है ना, वो इसके लिए मेहनत कर जाते हैं। कैप्टन साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत से लोगों को ना करियर की गाइडेंस नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा सर। आज पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, स्कूल्स अवेयर हैं। हाँ जी, मैं 11th-12th में देख रहा हूँ कि स्कूल में करियर काउंसलर्स रखे हुए हैं। हाँ जी। अभी जस्ट एन आवर बिफोर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय डॉटर कि टुमारो वी हैव अ मीटिंग विद करियर काउंसलर। तो वो बेसिकली वो आपका बच्चे का भविष्य वो करियर काउंसलर तय करेगा। तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोई डिस्कशन के उस पे तो आ रहे, क्योंकि बच्चे इस एज में पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा बात कर नहीं पाते। कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि इतना बड़ा अमाउंट है, फादर अरेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा तो अमाउंट हो जाता है।
और फिर वो ले दे के एवरी टॉम डिक एंड हैरी वाला सिस्टम हो जाता है कि जनरल लाइंस ले ली तो उनमें जनरल बिल्कुल ग्रोथ सर, है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप कोई भी एमबीए कर लो, कोई इंजीनियरिंग कर लो, हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट। सर डॉक्टरी में आज 8-10 साल लग जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद आपकी जॉब 1 लाख रुपए लगती है और पेरेंट्स के 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आराम से। और मैं जब इसको स्टडी कर रहा था हम्म, तो मैंने ये देखा कि अगर सब कुछ ठीक रहे और बच्चा मेहनत कर ले और आप जैसा कोई गाइड मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, तो शायद 12th के 2 साल बाद बच्चे के हाथ में जॉब, 2 से 3 साल 2 से 3 साल के बीच में। जबकि अभी तक मुझे तो कोई करियर ऑप्शन अपने इंडिया में नहीं मिली। बाहर क्या होगा, ऐसी कोई रेगुलर वर्दी वाली करियर ऑप्शन सर वाइट कोई है कॉलर ही नहीं है। जॉब, वाइट और कॉलर जॉब, सर घूमने फिरने के पैसे मिलते हैं, आप ये बताओ। खाना पीना घूमना, सर 5 स्टार होटल का स्टे मिल रहा है आपको, गाड़ी आपको घर के नीचे से लेके जाती है, घर के नीचे ड्रॉप करके जाती है, वाइट कॉलर जॉब, सैलरी आपको मिलती है और घूमते फिरते हो आप, और बाद में आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए एयरलाइंस में कभी कभार हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, बट सरकार उसी को ईज आउट कर रही है क्योंकि उसके लिए इंटरनेशनल norms बन नॉर्म, रहे हैं। इंटरनेशनल नॉर्म्स पे लेके आ रही है, एंड इट इज वेरी गुड। मतलब मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा फील्ड है। जो इनसिक्योरिटी है वो चीजें हमें पता है कि इनसिक्योरिटी किन किन चीजों की, जॉब ना लगी तो हम पहले नेगेटिव सोच क्यों रहे हैं, पहले पेपर देंगे तो पता चलेगा ना जॉब लगेगी कि नहीं। आज की डेट में बच्चे फॉरेन जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने, एमएस करने, उसमें भी तो इतना पैसा लगता है। उसके पैसा लगने के बाद भी आपको क्या पता 7 से 8 लाख रुपए का एनुअल पैकेज, बिल्कुल, 50-60 हजार रुपए की नौकरी आपको लगनी। 50,000 रुपए की नौकरी लग के वो बच्चा कहता है कि पापा के 50 लाख तो 60 लाख में पहले ही लगा चुका हूं। इसमें पेशेंस की जरूरत है और पैशन की जरूरत है। पी फॉर पेशेंस, पी फॉर पैशन, ये दोनों चीजें अगर हैं, और पी फॉर पैसा, ये तीनों चीजें हैं। पैसे के बिना तो आप ड्रीम ही नहीं कर सकते इसको एक बिल्कुल तरह सर, वो से। तो है। अगर आपके पास बैकिंग नहीं है पेरेंट्स के पास, बिल्कुल। तो फिर तो आप एजुकेशन लोन मिलते हैं, बैंक्स बहुत हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन लोन के लिए अपने। बहुत सारे बैंक्स हैं एजुकेशन लोन के लिए, इसके इंटरेस्ट रेट भी कम ले रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा भी सुना है कि जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है उसके 3-4 महीने बाद जनरली EMI, ट्रेनिंग के जो ईएमआई है, ट्रेनिंग के 1 साल के बाद शुरू होता है। तो इन द मीन टाइम यू हैव एम्पल टाइम टू गेट। हाँ जी, कभी कभार थोड़ा डिले भी हो जाता है सर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने ट्रेनिंग कर ली और अगले दिन ही नौकरी लगती। डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन एयरलाइन का सिनेरियो क्या है, कभी कभार डिलेज भी होते हैं। तो मेरा फिर भी ये मानना है कि आप 12वीं के बाद 4 साल 5 साल के बाद लगा लो, मैं और टाइम ले लेता हूँ, 2-2.5 साल आपने ट्रेनिंग में लगा दिए, 1.5-2 साल आपके घर पे लग गए, 5 साल के बाद। लेकिन जब 6वें साल में आपकी नौकरी लगेगी ना, वो आपके साथ जिसने 12वीं करी होगी ना, वो अभी या तो डॉक्टरी अगर कर रहा है तो कॉलेज में ही होगा, और अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो कॉल सेंटर में जॉब लगा होगा। सर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। वाइट कॉलर जॉब के लिए, वर्दी वाली जॉब के लिए 2 लाख, बाकी के फील्ड की 10 लाख रुपए महीने से ज्यादा की वैल्यू है बिल्कुल सर। अभी भी, आज भी समाज में। मतलब जिनको पता है कि वर्दी पहनना और वर्दी में आपको दिखना, मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी कभी पहन पाता। अरे सर तो ये अपने आप में एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। हाँ जी सर, वो चीज़ तो है। अब इसमें अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2030, नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडियन एविएशन सेक्टर आप क्या देखते हैं? मेरे हिसाब से सर, जितना मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा। इतने एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तकरीबन 1700 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ऑर्डर पे है, उनमें से कुछ रिप्लेसमेंट के लिए भी हैं, और लेकिन कुछ नए ऐड हो रहे हैं, और कुछ नए ऐड हो रहे हैं। 800-900 और ऐड हो रहे होंगे। सर ज़्यादा ही होंगे। नई एयरलाइंस भी आ रही हैं, सरकार उनको प्रमोट कर रही है, लेकिन ये तो अभी के करंट ऑर्डर है जो जा चुके हैं। इस साल भी ऑर्डर देंगे, अगले साल भी ऑर्डर देंगे, उसके अगले साल भी। तो अगले 10 साल की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारे मंत्री जी ने बोले ना 30-40 हजार पायलट, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। मुझे लगता है कि हमें इससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, और हमारी पायलट मेकिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। मैं ये भी बोल रहा हूँ, हमारी पायलट मेकिंग कैपेसिटी उससे भी उसमें आधी तो है, डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। डिमांड एंड सप्लाई में। सर देखो, अभी ये गैप जो है ना, वो फिर भी थोड़ा सा है कि हमें लोग कहते हैं कि अरे पायलट तो बहुत सारे पड़े हैं, मेरे फलाने का घर, वो भी घर पे बैठा हुआ है। द प्रॉब्लम इज सप्लाई नहीं आ रही है, पीछे से एयरक्राफ्ट की सप्लाई स्लो है। जिस दिन हमें एयरक्राफ्ट की सप्लाई एकदम से आ गई, अभी जैसे इंडिगो ने रूट्स बढ़ाए एकदम से, आप सोचो 2 दिन अब रूट्स बढ़ा दिए, वही बंदे पायलट्स पे प्रेशर आ गया। एग्जैक्टली सर, इंडिगो अभी भी कम पे ऑपरेट कर रहा है। अगर एयर इंडिया के कंपैरिजन में जाए, जैसे डीजीसी का डेटा आया था, अकासा के पास 27 पायलट है पर एयरक्राफ्ट पे,
एयर इंडिया के पास 19 पायलट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास तकरीबन 17 पायलट है, इंडिगो के पास 13 पायलट है पर जहाज के पीछे, जो कि एवरेज 18 के आसपास होनी चाहिए। इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं जो। इंडस्ट्री नॉर्म्स नहीं, मतलब उतना चाहिए हमें, हम्म। बैकअप भी तो रखना है। अगर इंडिगो के पास आज की डेट में 417 एयरक्राफ्ट है, अगर वो एयरक्राफ्ट के लिए उनको एडिशनल पायलट्स लेने हैं, मैं कहता हूँ 6 पायलट भी अगर लेने हैं तो एडिशनल, 2500 तो और 2500 तो ऐसे ही हो गए। और वो तो मतलब और इतने जो से पीछे 2-4 साल में बने हैं सबको सर 2500 भी नहीं पड़े होंगे अभी, मेरे ख्याल से 2500 भी नहीं होंगे, 2000 से कम है। 200-300 ही तो बचे होंगे जिनकी जॉब नहीं लगी होगी। बस नहीं ज्यादा होंगे, 1500 के आसपास पर होंगे। ईयर की कह रहा हूं मैं हाँ, कि 800 700-800 लाइसेंसेस 1500 से 2000 के बीच में पायलट्स होंगे जो अभी जॉब ले रहे होंगे या जॉब एयर कर रहे होंगे, बस इतने, तो इससे वो ज्यादा सारा एक गैप फिल होने वाला है एकदम से। 800-900 तो उन्होंने अभी बोल दिया 3-4 महीने में लेंगे, उनका बैकलॉग भी है। बैकलॉग भी चल रहा है। हाँ जी। कैप्टन साहब, आपने हमें बताया कि कैसे बच्चों को प्रिपरेशन करनी है, मेडिकल 12th में रहते रहते करा लेना चाहिए, और जब आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपका कंप्यूटर नंबर जनरेट हो जाता है। हाँ जी। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट में एलिजिबिलिटी क्या है परसेंटेज की? पासिंग मार्क्स है, बिल्कुल पासिंग मार्क्स है। लोग बोलते हैं 50% चाहिए, 60% चाहिए, बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं लिखा है। आप सरकारी वेबसाइट पे जाओ डीजीसीए में, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कितने मार्क्स चाहिए। आपको 12th पास चाहिए, बस ये लिखा हुआ पासिंग मार्क्स 35% पासिंग मार्क्स है, बस उतना ही चाहिए। और पैशन चाहिए कूट कूट के, अनलिमिटेड पैशन। अनलिमिटेड पैशन। दोस्तों, हमने कैप्टन नितिश अरोड़ा से जो सवाल पूछे, उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही यूनिक तरीके से एज अ मेंटोर, एज अ गाइड आपके लिए अपना एक चैनल स्टार्ट कर रखा है इंस्टाग्राम पे, जो कैप्टन नितिश अरोड़ा के नाम से है। सर यूट्यूब पे भी है, और यूट्यूब पे भी है, सेम और सेम नाम से कैप्टन नितिश अरोड़ा। आपको अगर अपने परिवार के लिए या खुद के लिए कोई भी करियर ऑप्शन, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आप कैप्टन साहब की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इनके ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जो कि अभी 3 सेंटर्स हैं और बहुत जल्दी 4-5 सेंटर्स और आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपनी टीम को बोलेंगे, कैप्टन साहब की अकेडमी की भी डिटेल्स डाल देंगे। और वैसे आप जानना चाहें तो captainnitisharora.com इनकी वेबसाइट है। मुझे लगता है कि, और स्पेशल मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे किसी ऑडियंस को रिक्वायरमेंट है तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टेक हिज टाइम एंड कनेक्ट योर चाइल्ड टू हिम, और आपसे बात करवा सकेंगे। कोशिश करेंगे कि सर के बिजी शेड्यूल में टाइम हो और आपको गाइडेंस दे सकें। डेफिनेटली सर। तो आप अंत में क्या बोलना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास 100% पैशन है और आप अपना 100% देने को तैयार हो, आई विल गारंटी यू कि मेरी टीम और मैं मिलके अपना 150% देंगे आपको पायलट बनाने में। बहुत ही अच्छा फील्ड है, और प्लीज फ्रॉड लोगों से आप बच के रहो। अगर आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में जाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी एकेडमी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, या ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास आओ, आप कहीं से भी ट्रेनिंग कर रहे हो, और अगर आपको लगता है कि आप किसी को, कोई आपसे पैसे मांग रहा है और आप उसको पैसे दे रहे हो और आपको डाउट आ रहा है, गिव मी अ कॉल। मैं आपको बता दूंगा कि आपको वहां पे पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। बस इतना ही मेरा कहना है। और एविएशन इतना बढ़िया और इतना ब्यूटीफुल फील्ड है कि सबको आपके ऊपर नाज होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कैप्टन नितिश अरोड़ा। कैप्टन नितिश अरोड़ा ने हमें बहुत ही आसान शब्दों में बताया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए और बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे। मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन साहब जैसे चेंज मेकर्स अगर हम आपसे मिलवाते रहे तो बी द चेंज का पर्पस सॉल्व होता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे गेस्ट पसंद आ रहे हैं तो हमें प्यार दें, हमें सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा आपके अपने चैनल बी द चेंज को फैलाएं, ताकि हम आपसे मिलवा सकें हर वीक एक नए चेंज मेकर को। ये शुरुआत चेंज मेकर्स को मिलवाने की सिर्फ आपके लिए की गई है। आपसे उम्मीद है, आपसे भरोसा है कि जैसे आपने पिछले 1 साल में हमारी टीम को और मुझे प्यार दिया है, वैसे अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।